वो इसमें कई कई लोगों को आ रहा है कि पीपल आर रियली वियर्ड। वो 15 मिनट पहले ज्वाइन किया था, तब वो होस्ट ने अलाउ नहीं किया था, तो अभी मैसेज कर रहा है। ओके, सो कैन वी स्टार्ट नईम? यस सर, वी कैन। ओके, सो वेरी नाइस। सो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, बहुत बहुत शुक्रिया आपका संडे मॉर्निंग में ज्वाइन करने के लिए हमें। मेरा नाम अबरार अली सैयद है और मैं AME का फाउंडर हूँ, एसोसिएशन मुस्लिम एंटरप्रेन्योर। हम 5 साल से एक एसोसिएशन चला रहे हैं जिसमें हम लोग जो बिजनेस कम्युनिटी और मुस्लिम एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको सपोर्ट और गाइड करने के लिए एक ये मुहिम है। और बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं उससे, और बहुत खुशी की बात है आज हमारे साथ हमारे भाई उवैस सरसवाला साहब हैं, जो खुद अपने आप में एक बहुत ही जानी मानी हस्ती हैं गुजरात में और इंडिया में, काफ़ी लोग उनको जानते हैं। उवैस भाई एक एजुकेशनिस्ट हैं, एक अपने आप में एक एंटरप्रेन्योर हैं और बहुत सारे सोशल इनिशिएटिव के साथ जुड़े हुए हैं। So we are very happy to invite and host Uwais Sariswala today. Thank you so much, Uwais bhai, joining us and sharing your story. Uh, so can we start? Uwais bhai, are you ready? Can you hear me clearly? Yes, alhamdulillah, alhamdulillah, I can hear. Okay. So Uwais bhai, wanted to know your background. आपका बैकग्राउंड बताइए और आपकी एंटरप्रेन्योर जर्नी कैसे शुरू हुई उसके बारे में थोड़ा बताइए। बैकग्राउंड में तो ये है कि हमारी तो ऑलरेडी फैमिली पहले से, यानी हमारी जो ओरिजिनल जो फैमिली बिजनेस था इंडस्ट्रियल वॉल्स का, जो तकरीबन 1890 की एस्टाब्लिशमेंट है हमारी पेरेंट कंपनी की। तो हमारे दादा, तो ये फैमिली हमारी हमेशा, और हम जो बैकग्राउंड है मतलब ये कि हम, मेरा तो ये था कि समझिए कि जब पैदा हुए थे और जब स्कूलिंग हमारी माशाल्लाह बेस्ट स्कूल में जेवियर्स के अंदर हमारी, और हमारी फैमिली का ये भी बैकग्राउंड था कि एजुकेशन का हमेशा से इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा थी। तो चूँकि मेरे जो चचा भी जेवियर्स के अंदर, बल्कि हॉल ऑफ फेम में उनका नाम भी है, मोइन सरेशवाला, MM सरेशवाला का, तो वो स्पोर्ट्स में थे। वालिद साहब मेरे IIT खड़गपुर से, उन्होंने फाउंड्री टेक्नोलॉजी का भी कोर्स किया था। तो हमेशा से हमारा बैकग्राउंड बिजनेस भी रहा है और एजुकेशन की फील्ड में। और हमारी फैमिली हमेशा से सोशल वर्क में, ख़ास करके हमारे जो बड़े चचा थे, मोइन चचा जो हमारे छोटे, वो तो कम्युनिटी के कामों में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व थे हमेशा से। वालिद साहब का हमारा चूँकि उलमा इकराम से बहुत ताल्लुक़ था, और एक ख़ास बात थी हमारे वालिद साहब की, रिलीजियस माइंड तो था लेकिन बहुत ओपन माइंड था उनका, और इनोवेशन और वो उनके अंदर पहले से था। हमेशा डिज़ाइनिंग उनका सब्जेक्ट रहा है हमेशा। तो जितना भी हमारे बिजनेसेस थे, जैसे हम लोग इंडस्ट्रियल वॉल्स बनाते थे, तो अक्सर वॉल्स की डिज़ाइनिंग उनकी ओरिजिनल होती थी। यहाँ तक कि मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस भी वो खुद डिज़ाइन करते थे, और बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस ऐसे हैं उनके कि बहुत लोगों ने उसको कॉपी भी, लेकिन वो नहीं। तो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस उनका, डिज़ाइनिंग तो बिल्डिंग्स भी डिज़ाइन किए उन्होंने, वॉल्स भी डिज़ाइन किए, मशीनरी डिज़ाइन करते थे, फिर फैब्रिकेशन के मामले में भी। भाई ये वॉइस बहुत डिस्टर्ब कर रहा है किसी का, तो वो नहीं, you have to unmute Uwais bhai. हाँ, तो जैसे मसलन हम लोग वॉल इंडस्ट्री में थे, तो कास्टिंग, तो जैसे उस ज़माने में कास्टिंग आम तौर पर बाहर लोग करते थे, हमारे यहाँ इन हाउस कास्टिंग, और फाउंड्री भी वालिद साहब खुद डिज़ाइन करते थे। मशीनरी भी, जितनी भी लेथ मशीन्स और जो आती थी, उसके अंदर भी जो अटैचमेंट्स उनके अपने डिज़ाइन किए हुए होते थे। यहाँ तक कि लैपिंग मशीन्स उस ज़माने में जब बहुत बड़ा लोगों के लिए स्टेटस होता था, वो लैपिंग मशीन भी, तो वालिद साहब का तो ये एक बैकग्राउंड है हमारा। तो वो बैकग्राउंड से हम लोग बड़े हुए, और फैक्ट्री में हमारा आना जाना वगैरह होता था। लेकिन हम अजीब ये है कि मेरे वालिद साहब वॉल्स के इतने, यानी समझिए कि डॉक्टरेट अगर किसी ने किया वॉल्स पर, उस लेवल का उनका नॉलेज था। लेकिन उसके बावजूद भी पता नहीं क्या अल्लाह की मर्जी थी, तकदीर का क्या फैसला था कि हम कभी भी वो हमारे फैमिली बिजनेस में गए ही नहीं। तो ये एक बेसिक बैकग्राउंड है हमारा। तो जब आपने अपनी ग्रेजुएशन खत्म किया या पढ़ाई खत्म किया, उसके बाद आपने कैसे बिजनेस में अपने आप को इन्वॉल्व किया?
तो देखिए और पहला जैसे मैं बिजनेस क्या किया शुरुआत पहले में, तो पहला बिजनेस? ग्रेजुएशन के ज़माने में मैंने थोड़ा किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के वहाँ आर्टिकलशिप की थोड़े पीरियड के लिए, तो काफ़ी लोगों के वहाँ ऑडिटिंग किया। फिर उसके बाद हमारी फैमिली ने एक वेंचर इंडस्ट्रियल उस ज़माने के अंदर इंडक्शन फर्नेस नई नई बाज़ार में मतलब थी, लेकिन बहुत कम लोग थे। इंडक्टोथर्म एक कंपनी फॉर्म हुई थी उस ज़माने में, कुछ 4-5 लोगों ने जो फॉरेन से एडुकेट होकर आए थे गुजरात के, उन्होंने एक कंपनी बनाई थी इंडक्टोथर्म, और वो ये बनाती थी इंडक्शन फर्नेसेस। तो चूंकि हम वॉल इंडस्ट्री में थे और अब तक हम गन मेटल और कास्ट आयरन की कास्टिंग ज़्यादा करते थे, लेकिन अब जो स्टील की कास्टिंग, MS SS की और MS की स्टील की कास्टिंग, तो वो एक वेंचर हमने शुरू किया था फैमिली ने, जॉइंट फैमिली, हमारे अंकल वगैरह सब ने। तो शुरू में मैं वहाँ वो फैक्ट्री में, मैं हमारे कजिन थे वो उसको हैंडल करते थे मेन, उसमें मैंने शुरुआत की। लेकिन आगे चल के वो बिजनेस चला नहीं। उसका एक छोटा सा बैकग्राउंड बताता हूँ कि उस ज़माने में चूंकि अक्सर स्क्रैप डीलर्स ने ये फील्ड में बहुत एंट्री ली थी, और चूंकि वो अनरेगुलेटेड मार्केट में काम करते थे, ना टैक्स भरना ना एक्साइज भरना, तो वो हम कॉम्पीट कर नहीं पाए और वो बिजनेस चला नहीं। और वहाँ से हमारा पहला सेटबैक, वो फैमिली का सेटबैक वहाँ से शुरू हुआ। फिर वालिद साहब का हमेशा चूंकि इनोवेशन और नई नई चीज़ों का, तो एक ज़माने में कोई पोल्ट्री फार्म के एक डॉक्टर साहब थे, वो पोल्ट्री फार्म चलाते थे, हमारे एक चचा के दोस्त थे, वो हमारे यहाँ कुछ खरीदी करने के लिए आए, तो वालिद साहब को इंटरेस्ट जागा पोल्ट्री फार्म में, तो उनके साथ इंस्टेंट ये हमारे फैमिली का एक वो रहा। वालिद साहब ने भी फौरन फिर उसमें रिसर्च करना शुरू किया। वालिद साहब ने पोल्ट्री फार्म में वो इतना रिसर्च किया कि लोग बाकायदा एडवाइस लेने आते थे, और घर पर बैठ के वो उन्होंने ऐसा मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन किया था कि एक पोस्ट कार्ड के ऊपर कुछ फिल इन द ब्लैंक्स रखे थे, खाली वो वहां पर पोल्ट्री फार्म पर उस आदमी को, जो वर्कर थे, उनको खाली फॉर्म भर वो फिल इन द ब्लैंक्स कर देना, वालिद साहब को यहाँ पता चल जाता था। तो उस जमाने में रिटेल की शॉप भी हमने शुरू की थी, और एक नया चीज इंट्रोड्यूस की थी कि अंडे जो होते थे, एग्स, उसको आमतौर पर दुकानों में लोग बेचते थे, हमारे वालिद साहब ने होम डिलीवरी उस जमाने में शुरू की। उस जमाने में लोग डजन से ज्यादा तो कोई खरीदता नहीं था, पूरी ट्रे का कॉन्सेप्ट मार्केट में एक चलाया, और हमारी एक रिक्शा थी जो हर एरिया में घूमती थी। तो उसमें रिटेल की जब शॉप शुरू हुई, तो मुझे कहा कि भाई आप इसको संभालो। अब जाहिर सी बात है कि हमारी इंडस्ट्रियल फैमिली, इंडस्ट्रियल वाल्व्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और मुझे एक रिटेल शॉप चलानी है जहाँ दिन में 100 अंडे भी नहीं बिकते। तो वो ग्रास रूट लेवल पर हमारी ट्रेनिंग की गई कि 100 अंडे बेचना मतलब एक बिलो डिग्निटी का काम था, लेकिन हमारे वालिद साहब का ऐसा था कि हर हलाल काम डिग्निफाइड होता है, बगैर डिग्निटी के नहीं होता। तो हमने वहाँ शुरू किया, और वहाँ पर मैं अंडे बेचता था, 100 भी कभी नहीं बिकते थे। और अजीब बात ये, आज की जनरेशन को शायद पता भी ना हो कि उस जमाने में हम थे तब तक भी इतने गरीब लोग होते थे कि फूटे अंडे भी लेके जाते थे लोग। तो बाकायदा वो कम पैसों में, इतने गरीब लोग आते थे, वो खास आते थे कि भाई टूटे हुए अंडे, तो वो बाकायदा पैक करके मैं देता। फिर हमने ब्रॉयलर चिकन का कॉन्सेप्ट अहमदाबाद में सबसे पहले हमारे वालिद साहब लेकर आए। बॉम्बे में बहुत चलता था, तो क्रॉफर्ड मार्केट में जो बॉम्बे में जो डीलर थे उनके साथ टाइप करके, तो रोज सुबह हमारे यहाँ गुजरात मेल से पूरा कार्टन भर के बर्फ के अंदर चिकन आती थी चमड़ी के साथ। तो मैं उस जमाने में चिकन को बाकायदा साफ भी करता था, अंदर से वो भी निकालता था, कचरा भी निकालता था, और एक एक चिकन को दिन में 50, 60, 100 चिकन बेचना यानी बहुत बड़ी बात होती थी। तो वो चिकन को काटना, उसके 8 टुकड़े करना, 16 टुकड़े करना, वो सारा काम भी। तो ये मेरी शुरुआत हुई, बहुत बेसिक लेवल पर। हमारे यहाँ ये होता था कि जब भी हमने कोई बिजनेस शुरू किया, तो प्यून से लेकर मैनेजमेंट तक सब हम काम करते थे। तो ये मोइज बेसिक भाई, शुरुआत है। हाँ। आपने मुझसे एक बार बताया था कि आप अपनी फैमिली बिजनेस के साथ इनोवेटिव प्रोडक्ट्स में गए थे, जो किसी आपके कोई जान पहचान वालों के साथ मिलके आप लोगों ने कुछ काम किया था, हाँ तो वो सुनिए, वाला। तो हाँ जी। न बताए, तो ये हुआ। फिर हमने एक और, फिर जब ये तो हमारी ट्रेनिंग चल रही थी, फिर हमने जब एक्चुअल हमको बिजनेस करने की बात आई, तो हमने एक बात चीज ये महसूस की है कि भाई ये जो हमारी बिजनेस है इंडस्ट्रियल वाल्स के, जो हमारी मेजर जो मेन फ्लैगशिप कंपनी है, अब ये 6 फैमिली के लिए इनफ नहीं है। दूसरा, दो चीजों की वजह से, फाइनेंशियली भी, और हमारी अपनी इंडिविजुअलिटी, अपनी क्रिएटिविटी अगर हमको डेवलप करनी है, तो इतने इतने सारे लोग हैं, उतने सारे लोगों में जाहिर सी बात है सब अपनी अपनी चलाएंगे तो कंपनी नहीं चल पाएगी, एक चलाएगा तो बाकी सबकी क्रिएटिविटी डेवलप नहीं होगी, हम अपनी क्रिएटिविटी से कोई काम नहीं कर पाएंगे।
तो हमने एक कॉन्शियस डिसीजन लिया कि भाई हमको, और फिर अगर यही बिजनेस में हम जाते तो ये होता कि चलो ये तो बाप दादा का बिजनेस था, आपने तो एक कंपटीशन खड़ा कर दिया अपने ही बिजनेस में। तो हमने ये तय किया कि जिस बिजनेस को हमारे जिसकी हमारे घुट्टी में पड़ी हुई जो बिजनेस, यानी जो हमारे लिए सबसे आसान था, अगर हमको सेपरेट भी होना था तो बहुत आसान था कि हम हमारे फैमिली बिजनेस जो वाल्स का था उसी को हम, और वालिद साहब से बड़ा एक्सपर्ट उस जमाने में कोई नहीं था, तो हम वो बिजनेस में जाते पहले दिन से सक्सेसफुल होते। लेकिन हमने एक चैलेंज लिया कि हम कोई नई टेरिटरी में, तो उस जमाने में एक लड़का इंजीनियर था हमारी कंपनी में, वालिद साहब उसको ट्रेन करे थे, उसके वालिद साहब साइंटिस्ट थे, और उन्होंने उस जमाने में एक पेंट डेवलप किया था जो एंटी कोरोसिव, बहुत हाईली, जो नॉर्मल मार्केट में एंटी कोरोसिव पेंट्स मिलते थे उससे भी ज्यादा वो इफेक्टिव, उनका ये क्लेम था, और हाई टेम्परेचर को रेजिस्ट करने वाला पेंट था। इन्हें उनका ये दावा था कि 3000 सेंटीग्रेड टेम्परेचर को भी वो रेजिस्ट करता है वो पेंट। तो हमने उनके साथ एक पार्टनरशिप की, उनका लड़का को हमने इन्वॉल्व किया, और हमने एक ब्रांड नेम जो है रजिस्टर करवाया, प्रोटेक, PRO-TECH के नाम से एक हमने, और फिर मार्केटिंग शुरू किया। और हमारे को अल्लाह पाक ने वो सलाहियत मार्केटिंग की जो दी थी, तो हमने देखा कि इसके कौन से कंज्यूमर, तो सबसे देखा कि हिंदुस्तान जिंक इसका सबसे बड़ा कंज्यूमर है, क्योंकि वो पूरा उनके, और जब हम गए तो हमको पता चला कि ऐसा था कि सांस भी नहीं ले सकते थे, इतना एंटी कोरोसिव माहौल था। तो हमने वो चैलेंज उठाया कि इनके इस पेंट को, हमने कहा कि चलो भाई हम वहाँ, और गवर्नमेंट लेवल पर भी सऊदी में और बहुत सारी पेट्रोकेमिकल्स और केमिकल इंडस्ट्रीज में हमने मार्केटिंग शुरू किया। लेकिन हमने उसको जो पायलट प्रोजेक्ट बनाया हिंदुस्तान जिंक को, तो हम रोज रात को 10 बजे वो वीडियो कोच एक उस जमाने में चलता था, उसमें बैठते थे, रात को उदयपुर पहुंचते थे 3:30-4 बजे, और फिर होटल वाले से हम डील करते थे कि भाई हम तो सुबह तक हमें काम है, सुबह हम चले जाएंगे। तो बहुत ऑर्डिनरी होटल में रुकते थे, सुबह 7 बजे हिंदुस्तान जिंक पहुंच जाते थे, बिल्कुल बराबर 7 बजे, क्योंकि ऑफिसर, अब वो इतना बड़ा कैंपस था कि चलते चलते पैर दुख जाते थे कि ऑफिसर को पहले ढूंढो फिर उसको बात करो। ये करते 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 एक लेवल पर आ गए कि हमको फर्स्ट ऑर्डर, अच्छा एक ट्रायल ऑर्डर मिल गया, और एक कामयाबी, और वो भी एक 6-8 महीने की मेहनत के बाद हमको वो ऑर्डर मिला। अब उसमें ये होता था कि जो सैंपल होता था वो तो बहुत अच्छा चलता था, लेकिन जब एक्चुअल प्रोडक्ट आता था तो फेल हो जाता था, तो हम तो दोनों बाजू से मुसीबत में आ गए। खैर उसको ओवरकम किया हमने किसी तरह, और बड़ा ऑर्डर हमको जब मिलने वाला था, तब जो हमारे जो प्रिंसिपल थे, जो मैन्युफैक्चरर थे, उन्होंने देखा कि भाई ये मेरे पास से 150 रुपए में लेते हैं, और ये 10 टाइम 15 टाइम्स के अंदर, वो अल्लाह पाक ने हमको वो दी थी कि हम 100-150 रुपए का पेंट जो उनसे लेते थे, वो ऑलमोस्ट 2-2 हजार, 2,500 रुपए के भाव से हमने कोट किया था, एंड वी मैनेज टू गेट ऑर्डर एट दैट प्राइस, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो, चूंकि उनका बेटा भी हमारा पार्टनर था, और उसको मालूम था, ट्रांसपेरेंसी के साथ हम पूरा काम करते थे, ऐसा नहीं था कि हम वो, तो उन्होंने क्या किया कि वन फाइन डे वो डायरेक्ट हो गए कंपनी में कि भाई ये लोग कुछ भी नहीं है, तो सिर्फ सेल्स करते हैं, और असल तो मैन्युफैक्चरर मैं हूँ, और ये जो नाम है प्रोटेक, ये भी असल मेरा नाम है। और उन्होंने कुछ चालाकी ऐसी की, डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस किए कोर्ट के अंदर कि भाई इन्होंने जब शुरू किया उससे पहले से मेरा देखो ये बिलिंग है। और खैर, तो हम, वो हमारा बहुत पहला सेटबैक था कि शुरू में ही कहते हैं ना कि पैदा होने से ही, और उसमें अच्छे खासी रकम हमारे वालिद साहब का, हम बहुत बड़ा शुक्रिया अदा कि वो हमारे को, मतलब वो बहुत डिसिप्लिनेरियन थे, उसके बावजूद भी वो बहुत फॉरवर्ड थिंकिंग के, और बहुत ज्यादा, तो हमारे को पूरे पैसे का सपोर्ट दिया, पूरा मॉरल सपोर्ट दिया, ये दिया, कभी ये अफसोस नहीं जता। लेकिन झटका तो बहुत बड़ा था कि 2.5-3-4 लाख रुपए मार्केटिंग में लगा दिए थे, और सडनली हम तो जमीन पर आ गए वापस। लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारी। फिर सेकंड, उस जमाने में हमारे एक दोस्त थे जो IIM अहमदाबाद के अंदर जो मैनेजमेंट, एग्जीक्यूटिव मैनेजमेंट प्रोग्राम है वो कर रहे थे, और उसके बाद उनको जॉब मिली थी ओमान इंटरनेशनल बैंक में, और उसकी वजह से उनके स्टॉक ब्रोकिंग के कम्युनिटी के साथ एक बहुत अच्छा ताल्लुक था। तो उन्होंने कहा कि भाई ये एक एरिया है, ट्राई करना। तो देखिए हमारी एक दूसरी हमेशा ये रहा है कि सेटबैक को हम भुला देते थे, थोड़ा झटका लगा, थोड़े दिन कहते हैं ना कि स्लीप ओवर द प्रॉब्लम, तो थोड़े दिन स्लीप ओवर द प्रॉब्लम क्या, फिर अगेन एनर्जी को रेज करके अब कुछ ये है कि प्रॉब्लम को सोल्व नहीं, सॉल्यूशन क्या है इसका, तो सॉल्यूशन ये है कि चलो और नई कोई चीज ट्राई करते हैं। तो अगेन ये ऐसी बिजनेस था स्टॉक ब्रोकिंग का कि जिसमें हमारे बाप दादा ने, यानी हमारे खानदान तो ठीक है, हमारी कम्युनिटी में से कोई नहीं किया, बल्कि ये तो ऐसा बिजनेस था कि जिसमें मोनोपोली नॉन मुस्लिम में भी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की थी, गुजरातीज और वो भी जैन और उनके मारवाड़ीज, और वो 3-4 लोग, मोनोपोली थी किसी और का एंटर। लेकिन हमने कहा ठीक है, ऐसा कोई नहीं है, हम घुसेंगे। तो मैं सब ब्रोकर, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारा एक दोस्त है स्टॉक ब्रोकर, वहां पर आप
तो दूसरे दिन टिकट ली और पहुंच गए बॉम्बे, और उनके ऑफिस में थोड़े दिन रहे। फिर उन्होंने हमको कहा कि चलो बैज आपको हम देते। तो मैं बैज लेकर, जो उस जमाने में आउटक्राई सिस्टम थी लीधा दीदा वाली, और मुझे तो कुछ आता भी नहीं था। अच्छा, फिर मैं इतना एक्सट्रोवर्ट भी नहीं था, लेकिन हिम्मत करके वहां भी गया 2 साल तक। और बॉम्बे इस तरह से होता था कि मंडे को संडे को रात को ट्रेन लेता था, मंडे को बॉम्बे पहुंचता था, एक बहुत ऑर्डिनरी होटल में कयाम करता था। आउटफ्रॉम नाम है, अभी भी मुझे याद है, फोर्ट के ऊपर। और वो रूम भी ऐसा था कि चारों तरफ से खिड़कियां भी नहीं होती थी, कॉमन बाथरूम होता था। तो मंडे को जाता था, फ्राइडे को अहमदाबाद वापस आता था, पूरा टाइम वहाँ रहता था। और काफी एक लेवल तक हमने, फिर हमको उस जमाने में प्रॉब्लम ये आया सबसे बड़ा, कि मुसलमानों में एक बहुत बड़े तबके को ये था कि ये स्टॉक मार्केट का बिजनेस जायज नहीं है, हराम है। तो फिर हमने बहुत सारे उलमा इकराम के साथ इंटरेक्शन किया और पूरा इसको डिटेल में उनको समझाया कि पूरा वर्किंग क्या है स्टॉक मार्केट का। उनके साथ घंटों, यानी मुझे ऐसा लगता है कि एटलीस्ट हमने 100-150 घंटे बिता, बल्कि उससे ज्यादा उलमा इकराम, अलग अलग उलमा से, और जो खास करके जो लोग फाइनेंस को समझते थे, उन उलमा इकराम के पास हमने बैठकर उनको डिटेल में एक एक उनके एक एक वो असल में आमतौर पर हम फतवा पूछने जाते हैं, लेकिन ये उलमा होते हैं कि जो हमको सवाल पूछते थे कि ये कैसे होता है मार्केट में, ये कैसे होता है, इसका क्या तरतीब है, डिलीवरी किसको कहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, ये पूरी डिटेल में उन्होंने स्टडी की। और फिर उन्होंने बताया कि भाई ये चीजें कर सकते हो, ये चीजें नहीं कर सकते। उसका एक पूरा उन्होंने हमको गाइडेंस दी उलमा इकराम ने। तो हमको एक आइडिया आया कि चलो ये एक बहुत बड़ा मार्केट हो सकता है हलाल इन्वेस्टमेंट का। तो हमने फिर लोगों को गाइड किया कि भी स्टॉक मार्केट में हर चीज हराम नहीं है, कुछ चीजें हराम है जो हमको नहीं करनी है, और कुछ चीजें जायज है वो हमको करनी है। और उस जमाने में पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट किसी को मालूम नहीं था, हमने शुरू किया। तो लोग आते थे कि भाई हमको तो कुछ समझ नहीं पड़ती, आप पैसे रखो, आप ही अपने डिस्क्रिप्शन पे आप इसको इन्वेस्ट करो। तो हमने वो शुरू किया। लेकिन उसमें पहला से 2-3 साल काम करने के बाद, उस जमाने में स्टॉक मार्केट में ये मसले होते थे कि एक तो 20-21 दिन का वो साइकिल होता था, दूसरा आउटक्राई सिस्टम में बाहर मैंने एक ऑर्डर लिखा दिया कि भाई मुझे इतने शेयर खरीदने हैं। उस जमाने में 2 कोट्स आते थे भाई, 100, 110। तो आमतौर पर ब्रोकर क्या करते थे, आप जब खरीदोगे तो आपको 110 में मिलेगा, और जब बेचोगे तो आपको 100 में ही जाएगा। 10 रुपए का तो गाला होता था, प्लस ऊपर से जो कमीशन वो अलग। अच्छा, आपको तो कुछ पता ही नहीं चलता। फिर डिलीवरीज आती नहीं थी टाइम पर, डिलीवरीज आने के, अब एक ग्रुप में डिलीवरी, अब ये सब हमको ज्यादा अंदाज नहीं था कि ब्रोकर लोग क्या गेम खेलते हैं अंदर, कि वो डिलीवरीज आपकी डिलीवरी आ जाती थी और वो अपनी डिलीवरी को अपने नाम से उतार देते थे। ये सब बहुत सारी गड़बड़ें होती थी। हम इसको समझें उसके पहले तो 1.25 करोड़ की हमारी ब्रोकर के वहाँ अमाउंट जमा हो गई थी और लोगों के पैसे थे। अब जब हिसाब करने बैठे तो पता चला कि इन्होंने तो सारा मैस कर दिया है, कि जो डिलीवरीज थी हमारी, जो हम समझते हैं हमारी डिलीवरीज है, वो इन्होंने दी नहीं है। जो पेमेंट किए वो कोई और एडजस्ट कर दिया। और बहुत, क्योंकि वो उसमें रिकंसिलेशन बहुत मुश्किल था, इसलिए कि टाइम पीरियड 6-6 महीने डिलीवरीज नहीं आती थी। 6-6, अच्छा डिलीवरी आने के बाद उसको नाम पे चढ़ाओ, तो नाम पे चढ़ाने में कंपनीज आमतौर पर सिग्नेचर डिफर में शेयर आते थे, तो बहुत बड़ा लॉट बैड डिलीवरीज का बहुत बड़ा स्टॉक बढ़ जाता था। यानी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन उस जमाने में थे। और वो सब अच्छा, हम तो नए थे, ये तो सब 100-100 साल की पीढ़ियां थी सबकी, हम तो बिल्कुल नए थे, कुछ पता ही नहीं चलता था। और वो सब की कार्टेल होती थी, हम आउटसाइडर थे। लेकिन फिर भी हिम्मत से किया। लेकिन वो 1.25 करोड़ रुपए हमारे अब वो लोगों को देने के, और उधर उन्होंने कहा कि भाई आपके तो पैसे ही नहीं। अब उसको रिकवर करने के लिए 1.5 साल तक हमने बहुत जूते गजे, बॉम्बे आते थे जाते थे, और क्या नहीं किया, मतलब लीगल इलीगल हर लाइन से कोशिश की। और अल्टीमेटली हाथ में आए 7 लाख रुपए। तो अगेन एक नया सेटबैक आया। उस वक्त सोचा कि भाई अब ये बिजनेस को अगर हमको आगे बढ़ाना है तो नेटवर्थ क्राइटेरिया के बगैर आगे अब आइंदा नहीं चल सकेंगे। अब पैसे तो है ही नहीं, कुछ नहीं, लेकिन हौसला हमेशा होता था कि नहीं भाई ठीक है, ये 1.25 करोड़ रुपए। लेकिन हमने हाँ एक बात तय की थी कि चाहे ये पैसे हमको दे ना दे, लोगों को हमको पैसे चुका देना है। तो वो चुकाने का एक पीरियड चला और वो बहुत लंबा चला, और उसमें बहुत सारे उतार चढ़ाव आए। उसका भी हमारे पास टाइम नहीं है डिस्कस करने का। किसी को अगर इंटरेस्ट हो डिटेल में जानने की तो इंशाल्लाह बाद में कर सकते हैं। बट एनीवे, तो वो एक शुरू हुआ। तो फिर वहां से हमने फिर सोचा कि अब क्या करें। तो हमारे जहन में एक बात आई कि उस जमाने में लोग जिस कहते हैं ना, एरा गैरा नथु गैरा, स्टॉक मार्केट के अंदर क्या बोलते हैं, पब्लिक इशू ला रहा है। गैरेज के अंदर छोटी सी ऑफिस है, पब्लिक इशू आ रहा है, और कोई बैकग्राउंड नहीं है, कोई आगे पीछे कुछ नहीं है। वो सब खेल अलग होता। हमने सोचा कि जब ये ऐसे लोग करे तो हमने तो माशाल्लाह इतना एक्सपीरियंस गेन किया है, हमारे पास तो फुल प्रूफ बिजनेस प्लान है। अगर हम कैपिटल रेज करते हैं मार्केट से, अगर स्टॉक मार्केट से, तो फिर हमारे पास 1 रुपया नहीं था। कंडीशन ये थी कि आपको 3.5 करोड़ का इश्यू लाना हो तो 1.25 करोड़ रुपए आपकी नेटवर्थ होनी चाहिए।
वो अकाउंट की हमारी जो नॉलेज थी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ बैठे और बहुत सारी मेहनत करके हमने किसी भी तरह से टैक्स भरा के अपनी नेटवर्थ क्रिएट की 1.25 करोड़ की ऑन पेपर, और हमने वो 1.25 करोड़ की हमारी कैपिटल शेयर्स में कन्वर्ट की, और उसके बेस पर हमने पब्लिक इशू की तैयारी की। तो एक उस जमाने में ये होता था कि जो मर्चेंट बैंकर होता था उसके और हमारे बीच में एक और कंसल्टेंट हुआ करते थे। तो एक दिनेश देसाई कंसल्टेंट थे, वो हमको मिल गए, उन्होंने हमको गाइड किया, फिर एक कंपनी से फॉर्म हुई, बात हुई, ये हुआ। लेकिन वो पीरियड कंपटीशन का जबरदस्त था, क्योंकि लेफ्ट राइट सेंटर इश्यूज आ रहे थे और हम तो नोन भी नहीं थे मार्केट में। बाकी सबका तो पीछे ग्रुप होता था, पीछे फॉलोवर्स होते थे, तो उनके लिए इशू भराना मुश्किल नहीं था। हमारे लिए तो उस जमाने में हमारे ऊपर नेगेटिविटी भी बहुत थी, फिर हमारे बारे में लोग यूं कहे, यार ये इतने बड़े बड़े ख्वाब मत देखो, छोटे मोटे अपना कोई धंधा करो, ये क्या तुमने अपनी पैरों से चादर को फैला रहे हो, और वो वगैरह वगैरह, वो लोगों का होता है ना। लेकिन हमारा एक हमेशा ये था कि जब अगर हमने कोई काम करना और हमको लगता है कि हम सही कर रहे हैं, तो फिर हम क्रिटिसिज्म की परवाह कभी नहीं करते थे। हमने कहा नहीं, हम करेंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह इशू का सब कर तो लिया, लेकिन जब लास्ट में, जब अब असल तो मसला इशू को भराना है, लेकिन वो देखा कि वो बहुत डिफिकल्ट है। अब हम जब इशू शुरू हुआ तो पहले दिन 2 लाख आए, तीसरे दिन 3 लाख आए, और जब इशू की क्लोजिंग डेट थी तब टोटल 11.5 लाख रुपए आए थे। अब एक डिसीजन लेना था, या तो आप कह दो कि भाई इशू फेल हो गया है, डिवॉल्व कर दो, तो पैसे दे दो वापस। अगर आप ये कहते हो कि हमारा इशू फुल हो गया है, तो फिर आपको कहीं से भी पैसे लाने हैं। अच्छा, ऐसे टाइम पे अंडर राइटर उस जमाने में हुआ करते थे स्टॉक मार्केट में। वो अगर आपका इशू भराया नहीं है तो भले वो कहने को अंडर राइटर होते थे, लेकिन हाथ ऊपर कर लेते थे। तो अब हमने कहा क्या करें, तो हमारे मर्चेंट बैंकर के लिए भी इज्जत का सवाल था, क्योंकि उसका पहला इश्यू था। उसने कहा कि भाई नहीं, ये तो बहुत बेइज्जती की बात होगी, क्या करेंगे। तो उन्होंने कहा कि भाई एक काम करो, संदेश वाले हैं वो लैंड करने को तैयार है पैसे। तो वो कहा कि आपको एक चेक दे देंगे, आपकी पूरी इशू को भर लेंगे, लेकिन उसमें ये शर्त होती थी कि जैसे इशू भरा जाएगा इंटरेस्ट के साथ आपको वो पैसे वापस लौटा देने, वही इशू के ही पैसे। वो एक चलता था उस जमाने में, लोग बोलते थे क्या उसका कॉस्ट तक बोलते थे, पता नहीं उसके बहुत सारे टर्मिनोलॉजी जो उस जमाने को जानते हैं उनको पता होगा। तो उस वक्त तो हमने हाँ कह दिया, लेकिन फिर बहुत सोचा और फिर आखिर में हमने एक बात तय की कि नहीं भाई, ये मुसीबत हमको नहीं लेनी, ये क्योंकि ये तो बड़ी मुसीबत, इज्जत जाती है तो जाए। वो डिसीजन लेना था क्या, और ये मालूम था कि अगर ये इशू फेल हो गया तो पैसे तो जाएंगे जाएंगे, इज्जत के तो बिल्कुल मट्टी पलीत हो जाएगी, बिल्कुल खत्म हो जाएगी। लेकिन हमने कहा कि ठीक है, बेइज्जती होती है तो होती है, लेकिन इसके पैसे नहीं लेने। जब हमने उनको यूं कहा कि हमको ये पैसे नहीं लेने, तो उन्होंने कहा ये तो हो ही नहीं सकता, तो ही विल आस्क फॉर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। उन्होंने बोला ये क्या होता है भाई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो ये उस जमाने में बचपन से एक बात सुनते थे कि सूद के 70 दर्जे हैं, 70 किस्म के सूद हैं। हम तो एक ही सूद को जानते थे, उस दिन पता चला कि ये भी एक नया किस्म का सूद है, कि मेरे पैसे आपको देने के थे, आपका टाइम आ गया, आज मैंने पैसे निकाल के आपको चेक दे दिया है, अब आप रिफ्यूज कर रहे हो, तो मेरी जो इंटरेस्ट अपॉर्चुनिटी जो मैंने घुमा दी उसकी कॉस्ट आपको देनी पड़ेगी। तो आप मानोगे नहीं कि 7 लाख रुपए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट चुकाई हमने, और हमने कहा कि भाई हमको ये पैसे, लेकिन अब इशू तो भरा नहीं था। अब बिल्कुल हताश हम बैठे थे, हताश तो नहीं मतलब गमगीन थे, हताश नहीं थे, हिम्मत हारी नहीं थी। हिम्मत तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कभी जिंदगी में हारी ही नहीं है। तो हम बैठे थे दोपहर को ऐसे ही, क्या करें, एक फोन आया अचानक। हमारी जो बैंकर्स टू द इश्यूज थे उसमें से एक बैंक के मैनेजर का फोन आया कि हेलो, हूँ राठौड़ बोलूची, या जो भी उसका नाम था, आई डोंट नो एग्जैक्टली। जफर भाई हमारे थे फोन पर। तो बोले हाँ बोलो क्या है। बोले तुम्हारो इश्यू भरे आपू तो। हमने बोला यार ये नहीं तो सोचो आपके, जब मेरा इश्यू फेल हो चुका है, लास्ट डेट चली गई है, वो तो लेकिन इंटरनल चालू रहता है। अब आप कोई आदमी आपको यूं कहे, तो हमने कहा इनको ख्वाब है ना, क्यों हमने। अच्छा, उस जमाने में लोग 25-25, 30-30 लाख रुपए लेकर इशू भरने को तैयार। अच्छा, लोगों ने एंटी पब्लिसिटी खूब करी थी। ऐसे में एक आदमी कह रहा है कि मैं तुम्हारा इशू पूरा भरा रहा हूँ। हमने बोला ये तो मांगेगा 25, आधे पैसे मांगेगा, 50%। तो बोले कि ठीक है चलो, लेकिन तुमको क्या फायदा। तो बोले मैंने 50,000 रुपया आप जो। देखो, हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा जो है ना, वो ये है। तो हमने हिम्मत नहीं हारी, तो अल्लाह ने भेजा किसी को। उसने कहा मैंने 50,000 रुपये आप। हमारे लिए तो ऐसा है कि ड्रीम भी क्या, अब क्या इसको मैं समझाऊं। तो उसने बोला कि ठीक है, सारी बैंकों को आप बंद कर दो, मेरी बैंक चालू। उसने, और ये खाड़िया की ब्रांच थी, और उसने लेफ्ट राइट सेंटर अल्हम्दुलिल्लाह शाम तक पूरा इश्यू ओवर सब्सक्राइब कर दिया, और एक पैसा नहीं लिया उसमें से।
तो ये अल्हम्दुलिल्लाह एक हर्डल हमने, तो फिर हमारे अंदर वो हिम्मत आ गई कि ठीक है, अगर प्रॉब्लम आते हैं तो आएंगे, हमारा माइंडसेट सॉल्यूशन होगा तो सॉल्यूशन मिलेंगे, हम प्रॉब्लम में बॉक डाउन हो जाएंगे तो फिर तो हम हार गए। हारना उसको कहते हैं कि आपने एफर्ट छोड़ दिया। जो आदमी एफर्ट करता रहता है वो हारा ही नहीं है, वो तो जीतना ही है, उसको कहते हैं जीतना। एफर्ट को कंटिन्यूअस करते रहना का नाम है। तो ये एक अल्हम्दुलिल्लाह हुआ और पब्लिक इशू हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर अल्लाह ने हमको मौका दिया एनएससी की मेंबरशिप का, ये हुआ वो हुआ। फिर आगे चल के हमको ये मौका मिला कि भी चलो इंटरनेशनल मार्केट को टैप करते। उस जमाने में ये हलाल ये इस्लामिक फाइनेंस की बात सुनी नहीं थी। पता चला बहरीन में एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, तो हमारे जफर भाई को मौका मिला, वहां गए, वहां पता चला कि ये तो एक बहुत बड़ी दुनिया है इस्लामिक फाइनेंस की, हमें तो पता ही नहीं था। और इसका सेंटर था इंग्लैंड, लंदन। ये अजीब बात है कि इस्लामिक फाइनेंस का पूरा मरकज जो था वो सऊदी अरब नहीं था या मिडल ईस्ट की कोई कंट्री नहीं थी, बल्कि लंदन था। तो फिर लंदन में कॉन्फ्रेंसेस उस जमाने में हो रही थी, तो कॉन्फ्रेंस की के नाम से जफर भाई वहां पर अटेंड करने जाया करते थे। तो ऐसे ही कॉन्फ्रेंस के अंदर फिर कुछ लोगों से मुलाकात हुई, तो कभी यहीं आप शुरू करो। तो हमने उस जमाने में इंडिया एज ए इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन के हिसाब से हमने इंग्लैंड के अंदर लोगों को इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए वो किया। वो होता रहा। फिर लोगों ने कहा कि भाई ये तो एक्स अमाउंट हमारी भाई थोड़ी बहुत है वो तो, लेकिन आप यूके की कोई रेगुलेटरी एनवायरनमेंट में कोई प्रोडक्ट आप अगर डेवलप करते हो तो वी आर मोर इंटरेस्टेड इन दैट। तो हमको आइडिया आया कि चलो वी शुड गो फॉर अ रिटेल इस्लामिक इन्वेस्टमेंट फंड, म्यूचुअल फंड। यानी एक इस लोगों को पता होना चाहिए कि उस जमाने में भी होलसेल फंड तो बहुत होते थे, वो आसान भी हैं, लेकिन रिटेल फंड बहुत मुश्किल चीज है, इसलिए कि उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत चाहिए और कानून वहाँ के आपकी सेबी से कई 100 गुना ज्यादा है। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने हिम्मत की, और जितने भी जो प्लेयर्स होते हैं, फंड मैनेजर होते हैं, बैंकर्स इश्यूज होते हैं, स्पॉन्सर्स होते हैं, फिर कस्टोडियंस होते हैं, वो जो भी वहाँ की रेगुलेटर है, फिर लॉयर्स की फीस, तो हमने ये सारा मेहनत करके, बहुत मेहनत करके एक फंड को एस्टाब्लिश किया। और उसमें अल्हम्दुलिल्लाह उसका जो इनॉग्रेशन था उस दिन गावस्कर वहां पर थे, और किसी के ताल्लुक से अल्हम्दुलिल्लाह गावस्कर भी हमारे उस इनॉग्रेशन प्रोग्राम में आ गए थे, और हमारा एक बहुत बड़ा वो एक इंशाल्लाह कभी किसी दिन वो भी हम बता सकते हैं कि क्या क्या इंटरेक्शन उनके साथ हुए। एनीवे, तो हमने ये फंड हमारा ऑलमोस्ट हो गया था, जिसमें ऑलमोस्ट हमारे 1.5 से 2 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग खर्च हो चुके थे, जिसमें बहुत सारे लोगों का इन्वॉल्वमेंट था। लेकिन हुआ ये कि 11 सितंबर का हादसा हो गया न्यूयॉर्क टावर्स का। तो जैसे ही वो हुआ तो हमारी फिर जमीन पे उतर गए हम, कि भाई वो इस्लामोफोबिया का ऐसा माहौल चला है कि कोई बैंक वाला, कोई कोई स्टॉक ब्रोकर या कोई भी इस्लामिक नाम को हाथ लगाने को तैयार नहीं। अब 1.5 से 2 करोड़ 2 मिलियन पाउंड स्टर्लिंग खर्च हो गए हैं, और अब पैसे लेने का टाइम आया तो पूरा इशू फ्लॉप हो गया। अब सोचिए कि कितना, अभी तो इसमें से बाहर नहीं निकले, अहमदाबाद में अर्थक्वेक आया तो हमारी ऑफिस के ऊपर उसका पूरा वो सारा हल गया, तो वो अभी वो शॉक में से बाहर नहीं निकले थे। 2002 का राइट हो गया। राइट्स के अंदर तो ऐसा जबरदस्त फटका हमको पड़ा कि लोगों को अंदाज नहीं है। एक सर्वे किया था वो जो जजों ने, उसके अंदर हमारा आज भी रिकॉर्ड है कि 2002 में जितना बड़ा नुकसान हमको हुआ, शायद इसलिए कि हमारी ओपन पोजीशंस थी। स्टॉक मार्केट में होती है बाइंग पोजीशन भी, सेलिंग पोजीशन भी होती है। अब जिसने माल बेचा था वो डिलीवर नहीं कर सके, जो माल खरीदा था वो पेमेंट नहीं कर सके, माल ऑक्शन हो गया, डिलीवरीज ऑक्शन हो गई पेमेंट की वजह से, तो हमारी बैंक गारंटीज इन्वोक हो गई। बैंकों ने हमारी प्रॉपर्टी की वैल्यू पाव कर दी, जो जो करोड़ की प्रॉपर्टी थी उसकी वैल्यू 25, अब उन्होंने डिवॉल्व कर दिया। यानी चारों तरफ से मुसीबतें ने घेर लिया, लोगों का प्रेशर, बैंकों का प्रेशर, ये प्रेशर। लेकिन हमने सोचा कि भाई इसमें से हमको बाहर निकलना है, तो अब क्या करें। तो ये जो फंड था इसमें सब कुछ हो गया था, फेल हो गया, लेकिन कंपनी बाकी थी, वो फंड जो था हुआ था वो एस्टाब्लिश हो चुका था, तो कभी भी उसको रिवाइव कर सकते थे। उसकी वैल्यू ऑलमोस्ट 1.2 मिलियन पाउंड्स की डेलॉयट ट्यूश ने वैल्यूएशन की थी, जो हमारे पास वैल्यूएशन सर्टिफिकेट ऑलरेडी था। तो हमने सोचा कि अगर ये दोनों कंपनीज को मत, देखिए अब हालात में बिल्कुल बीच में आ गए। अब इसमें हमने देखा कि सॉल्यूशन क्या है, अल्टीमेटली फिर अगेन वही बात आती है कि सॉल्यूशन क्या है। तो सॉल्यूशन ये जब सॉल्यूशन के बारे में सोचने लगे तो अल्लाह ने बात दिल में डाली कि भाई दोनों कंपनियों को मर्ज कर दो, तो उसकी जो नेटवर्थ है 1.2 बिलियन, इससे पार्सोली कॉर्पोरेशन जो हमारी लिस्टेड कंपनी है वो मजबूत हो जाएगी। उस वक्त हमारा MH वाल्व्स जो हमारा पेरेंट बिजनेस था, जिसमें हमारे वालिद साहब ऑलरेडी पार्टनर थे, उसको हमने
डिस्ट्रेस सेल कर दिया ताकि पार्सोली बच जाए हमारी। तो हमने वो बेचा और पार्सोली को जो 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 हमारी बैंक के इश्यूज थे वो सब सॉर्ट आउट किए, लेकिन कंपनी की वैल्यू जीरो हो गई थी, मतलब बहुत एकदम खस्ता बैंक करप्सी के आलम में थी। फिर वो अब उसको ज्वाइन करने के लिए वो कंपनी को ये कंपनी टेक ओवर करे या वो कंपनी को वो टेक ओवर करे, उसके लिए FIPB की परमिशन लेनी है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशन बोर्ड की परमिशन। अब ये सरकार में से लेनी, ये भी कोई खेल मजाक नहीं। तो हम इसके लिए मारे मारे लोगों के पास गए, फिर एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिले दिल्ली में, और वो हमारे जानने वाले भी थे। तो हालांकि हम पूरा होमवर्क करके गए थे, पूरी तैयारी, उनको कुछ करना नहीं था, उनको तो खाली फॉर्म अप्लाई करना था FIPB में, लेकिन उन्होंने तो बैठ के बिल्कुल ऐसा माहौल खड़ा करा के जैसे बहुत बड़ा कोई मसला है। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो 5 लाख रुपए तो फीस होगी, अब हमारे जेब में 5,000 रुपए नहीं है और वो 5 लाख फीस मांग रहे हैं, और उसके अलावा जो जो और ऊपर की जो खर्च होगा वो अलग। तो हम बहुत डिसअपॉइंट होकर आ गए। फिर हमारे एक दोस्त दिल्ली में थे, उन्होंने कहा कि भाई मेरे जानने वाला एक आदमी है, वो ये करा सकता है काम आपका। तो जब उसके पास गए तो उसने, वो एक बिल्कुल डिलेपिलेटेड बिल्डिंग में सेलर में उसकी ऑफिस थी, उसने हमको कहा कि भाई कोई मसला नहीं है, मुझे आप उसने कुछ मुश्किल से 1.5-2 लाख रुपए भी नहीं मांगे, उससे भी कम मांगे, और बाकी जो खर्चा होगा वो आप कर लेना। तो खैर उसमें ये होता था कि 15-15 दिन 15 आदमी की कमिटी बैठती थी, और मेजॉरिटी अगर एक तरफ हो जावे तो आपका काम हो सकता था। अच्छा, उसमें टाइम बहुत एसेंशियल था, तो वो एक करते रहे, लेकिन सडनली अल्लाह ने एक और मदद हमारी ये की उस जमाने में कि अभी ये चल ही रहा था। अच्छा, पहले जब हमने शुरुआत की इसकी ये सब मर्ज करने की, तो हम परव्यू में ही नहीं आते थे कानून के, क्योंकि वो मिनिमम जो रिक्वायरमेंट थी उससे हम कम थे। लेकिन उसी जमाने में गवर्नमेंट चेंज हो रही थी, और एक मिनी बजट जिसको कहते हैं वो जब हुआ, तो उस मिनी बजट में उन्होंने, गवर्नमेंट ने वो लिमिट को लोअर कर दी, तो हम ऑटोमेटिकली उसके परव्यू में आ गए। खैर वो हमने पूरी एक्सरसाइज की, एक बहुत लंबा चौड़ा मेहनत करने, उसमें जाहिर सी बात है कि बहुत स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, बहुत तैयारियां की, उसमें काफ़ी नॉलेज हमारा भी इंक्रीज हुआ। तो फिर वो हमने जब पूरा कर लिया, तो उसके बाद अब आए लिस्टिंग की बात। अब लिस्टिंग के पीछे बहुत दिन तक, तो फिर उन्होंने कहा कि भाई ठीक है, लिस्टिंग तो हम कर देंगे आपके शेयर्स को, ये नए शेयर्स को। हमने इसको वो प्राइवेट प्लेसमेंट के अंदर वो कंपनी को टेक ओवर की, उसके शेयर्स 1 करोड़ के शेयर्स हमारे को मिल रहे थे। तो उसमें उन्होंने कहा कि 3 साल तक ये लॉक इन में रहेंगे, तो वो 3 साल में लॉक इन में रहेंगे, और इस तरह से हम ये यहाँ तक पहुंचे। जी अबरार भाई। तो उवैस भाई, आपने फिर वो जो जर्नी के बाद आपने किसी से, वो आपका जो जर्मन कोलैबोरेशन हुआ, किसी साहब ने जी इन्वेस्टमेंट किया, उसके तो बारे में बताइए। और फिर उसके बाद हाउ यू सडनली हैड अ डाउनफॉल एज अ पार्सोली फाइनेंसेस एंड व्हाट आर द नहीं, कॉम्प्लिकेशंस? एक तो ये डाउनफॉल की तो बात आई कि नहीं, इतने सारे तो डाउनफॉल। अब उसके बाद ये कंपनी, ये सब होने के बाद भी वो कंपनी तो डॉर्मेंट थी। अब आगे काम करने के लिए तो भाई ये तो चल हो गया भाई, वो कंपनी के पास तो वैल्यूएशन थी, पैसे तो थे नहीं। अब पैसे हमारे पास थे नहीं, छोटा मोटा हम कर रहे थे, और हम सोच रहे थे कोई, अब हमारे पास जो आइडिया है उस आइडिया को बैक करने के लिए कोई हमको मिले। लेकिन वो इतनी सारी जो कॉन्फ्रेंसिस में हमने जो काम किया था इतने सालों, जफर भाई ने, तो कहीं ना कहीं किसी न किसी से टच होता रहता था, बहुत सारे लोगों से मिलते थे। तो वो एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट साबित हुआ हमारा। कई मरतबा होता है ना कि हम लोग किसी कॉन्फ्रेंस में जाते हैं हम, ये वेस्ट ऑफ मनी है, ऐसा नहीं होता। कौन सी चीज लाइफ में कब काम आएगी, इसलिए कोई भी चीज अटेम्प्ट तो करनी ही चाहिए। बगैर अटेम्प्ट के हम लोग जो हार मान लेते हैं वो बहुत बड़ा, यहाँ पर एक सबक लेना है कि भाई अटेम्प्ट करके हारो, बगैर अटेम्प्ट करके मत हारो। तो हमारे वो जो हम इधर उधर कॉन्फ्रेंसिस में गए, हार्वर्ड की कॉन्फ्रेंस अटेंड की, हार्वर्ड में कॉन्फ्रेंस में हम फिर इतना लेवल हो गया कि जफर भाई बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसिस में बाकायदा स्पीकर भी होते थे, हालांकि पैसे नहीं थे, लेकिन ये लेवल इतना एक्सपीरियंस और नॉलेज एक्वायर हो गया था। तो उस वक्त ये हम सोचते थे कि कोई हमें, तो एक दिन अचानक एक फोन आया एक साहब को, जो जफर भाई कहीं कोई कॉन्फ्रेंस में मिलेंगे, उन्होंने कहा कि भाई एक जर्मनी की कंपनी है और वो कोई इन्वेस्टमेंट इंडिया में कोई प्रोजेक्ट करना चाहती है, ये स्टॉक फाइनेंशियल सर्विसेज में, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, और वो बैंक है बादर बैंक के नाम से, जो मतलब वहाँ पर ये इन्वेस्टमेंट बैंक है, वो टिपिकल बैंक नहीं है। तो जफर भाई का बहुत अच्छा, तो उनका वो जो उनके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे मिस्टर ऊतो बादर, उनका जफर भाई को फोन आया। तो वो उस वक्त बहरीन में थे, वो भी आदमी इम्पल्सिव थे। तो अजी तो फोन किया तो बोले कि ठीक है आई एम कम। जफर भाई को उन्होंने बुलाया कि भाई तुम आ सकते हो बहरीन, अरे बहरीन नहीं, ओमान, ओमान में थे वो, तो ओमान आ सकते हो, मैं 2 दिन हूँ। अब उस जमाने में यह था कि 1 रुपया जेब में नहीं था, यानी ऐसी हालत थी
किसी भी तरह से टिकट के पैसे मैनेज किए, और 2 दिन रहने के पैसे नहीं थे ओमान में। अच्छा, मसला ये था कि वो जो होटल में रह रहा था वो 7 स्टार 8 स्टार की होटल थी। अब जाहिर सी बात है कि उसको मिलना है तो वही होटल में रहना पड़े। खैर वो किसी भी तरह, हमारे एक कजिन थे ओमान में, उन अच्छा, वो जो पैसे उनको यूँ था कि भाई ठीक है, $100-150 रूम होगा, इससे ज्यादा कितना होगा, तो इतने ही पैसे थे। वो गए वहां पर। अब जब वहाँ कार्ड दिया तो बोलता है कि भाई ये तो डिक्लाइन होता है। तो बोले कितनी अमाउंट है? बोले $500। वो एक रात के $500 थे। अब वो परेशान करें क्या? अब वो इसको इतने बड़े इन्वेस्टर की पास आए मिलने के लिए कि ताकि वो हमारी कंपनी में आए और पार्ट करे, और यहाँ पर ये हाल है। लेकिन अल्लाह ने वो भी मसला हल कर दिया। हमारे एक रिश्तेदार ने वहाँ पर मदद की, उससे मीटिंग में उसकी जो बात की, बस हमारा हमारा कमाल ये था कि जो हमारे पास नॉलेज था एक्वायर हुआ था स्ट्रगल की वजह से। देखिए, एक नॉलेज एक्वायर होता है किताबें पढ़कर, और एक नॉलेज एक्वायर होता है स्ट्रगल करके। तो जो स्ट्रगल वाला नॉलेज होता है ना, वो बहुत ठोस नॉलेज होता है, ये याद रखना चाहिए। किताब के बाद स्ट्रगल वाला नॉलेज, उसका कोई बदल नहीं है लाइफ में। तो स्ट्रगल वाला जो नॉलेज था, एक्सपीरियंस था, और उसकी वजह से उतार चढ़ाव, तो वो जो बात की, तो अच्छा, वो जो आदमी बड़ा आदमी होता है उसको समझने में ज्यादा टाइम नहीं लगता है। वो 1 सेकंड में आदमी को ताड़ लेता है। उसको लगा कि इसमें, इनके बात में दम है। उसको ये भी पता चल गया कि ये कंगाल है, इनके पास कुछ है ही नहीं आज की तारीख में। अच्छा, हमने कभी प्रिटेंड नहीं किया कि हमारे पास बहुत पैसे हैं, क्या उसको इंप्रेस करने की कोशिश नहीं की। टॉपिक पर बात करते, ये मैं जो बातें कह रहा हूँ इसको लिखिए आप, कि टॉपिक पर बात करते थे, इधर उधर की बात नहीं करते थे, इंप्रेस करने की कोशिश नहीं की उसको। तो वो नेक्स्ट मंथ उसने बोला कि मैं फिर से आ रहा हूँ इधर की तरफ, तो आई विल कम टू योर ऑफिस एंड सी एवरीथिंग। तो वो आया अहमदाबाद। तो अब उस जमाने में ये था कि भाई अब अहमदाबाद आएगा इतना बड़ा आदमी, अब हमारे पास तो मारुति 800, और वो आदमी तो मर्सिडीज 7 सीरीज के एस क्लास में, जो टॉप लोस मॉडल में फिरने वाला आदमी, 7 स्टार में चलने वाला, बिजनेस क्लास में भी नहीं, फर्स्ट क्लास में ट्रेवल करने वाला। हमने बोला नहीं है, वो जैसा भी, हम जैसे हैं वैसे उसको बताएंगे। हमारी जो स्ट्रेंथ है ने, हमारा आउटर अपीयरेंस नहीं है, हमारी ऑफिस प्लस ऑफिस नहीं है, हमारी अच्छी गाड़ियां नहीं है, हमारा अच्छा घर नहीं है। हमारी स्ट्रेंथ, हमारे पास जो इस इन्वेस्टमेंट, इस्लामिक फाइनेंस का जो एक्सपीरियंस है, उसका जो नॉलेज है, उसका जो हमारे पास आइडिया है, जो बिजनेस प्लान है हमारे पास, वो हमारी स्ट्रेंथ है। हम उसको उसी पर फोकस करेंगे। हम उसको गाड़ियों से, बंगलों से, या ऑफिस के प्लस होने से इंप्रेस नहीं करेंगे। अगर नहीं मिलता है तो नहीं मिले। तो बहरहाल बड़े आदमी भी वही चीज, ये हम मिस कर जाते हैं अक्सर पॉइंट, कि बड़ा आदमी जो होता है ना, वो आपकी ये चमक दमक में इंप्रेस होता भी नहीं है। ये एक मिथ है कि हम समझते हैं कि कोई बड़े आदमी को मिलने जाते हैं तो हम बहुत सारा उसको स्टाइल में, कपड़े भी अच्छे पहने और स्टाइल में बात करें और ये करें। कोई इंप्रेस होता नहीं है। वो तो आपके अंदर में क्या भरा हुआ है वही देखता है। तो उसके साथ जब हमने बात की, हमारा प्लान रखा, अब हम उसको लेकर आए, तो वही मारुति 800 के अंदर, बेचारा 6.5 फुट की हाइट उसकी, वो अंदर घुस भी नहीं सकता था गाड़ी में। लेकिन हमने बोला हम तो ये हैं। हमने बोला कि भाई हम आज की तारीख में हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे पास ये आइडिया है। तो हमको कोई बैक करने वाला चाहिए हमारे आइडिया को, हमारे पास बिजनेस प्लान को। हमारे पास इस्लामिक फाइनेंस का और इस्लामिक स्टॉक ब्रोकिंग का इंडिया के अंदर क्या अपॉर्चुनिटी है, तो उसका एक फुल प्रूफ प्लान था, जो उसको क्लिक कर गया। उसने कहा कि ठीक है, मैं आपकी कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। तो उसने इन्वेस्ट किया। पहले एक एक्स अमाउंट इन्वेस्ट की, फिर बड़ी अमाउंट की, फिर, लेकिन इन द मीनवाइल ये हुआ कि ये बहुत अच्छा, और हमारी कंपनी का जो भाव था वो 275 हो गया, और हम बहुत अच्छा कर रहे थे। लेकिन कुछ लोगों को, कहते हैं ना, हसद तो होता है। अब उसकी डिटेल में आपको नहीं बताना चाहता, क्योंकि मुझे किसी का नाम भी नहीं लेना, और किसी से मुझे शिकायत आज है भी नहीं अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन बहरहाल ये फैक्ट है कि कुछ लोगों ने बाकायदा सेबी के अंदर हमारे खिलाफ एक जबरदस्त मुहिम चलाई, और उन्होंने सेबी के ऑफिसर्स को इन्फ्लुएंस किया। एक वन फाइन डे 20 से 25 लोग एट अ टाइम हमारे घुसे सेबी के हमारे अंदर, और बिल्कुल इतना हॉस्टाइल उनका एटीट्यूड था, बिल्कुल माफिया की तरह। और उन्होंने हमारे एक एक पेपर ये वो लेकर, अब उस वक्त वो मसला ये हुआ था कि ये जब टर्मोइल चल रहा था, अर्थक्वेक और ये सारा जो हुआ, अर्थक्वेक हुआ, फिर वो जो 2002 का राइट्स हुए, उसमें काफी चीजें हमारी ऑफिस की बहुत सारी मिसप्लेस हो गई थी, इधर उधर हो गई थी। उस जमाने में हमारे पास पार्सोली के शेयर्स थे 2 से 3 लाख, बल्कि उससे ज्यादा, जो हमारे थे, फिजिकल डिलीवरी थी, वो चोरी हो गए थे। अब हमारे लिए एक तो हम वैसे ही बहुत मुश्किलात में थे, फिर ये चोरी। तो हमने क्या किया, थोड़ी सी टेक्निकल गलती हमने ये की कि हमने वो शेयर्स अपने नाम पर ट्रांसफर कर लिए, विद दिस इंटेंशन कि अगर कोई जेन्युइन शेयर होल्डर आएगा तो हम उसको वापस कर देंगे शेयर। और ऐसा ही हुआ कि हम जब जब कोई आता था कि भाई ये शेयर तो मेरे हैं,
तो उस वक्त हालांकि वो 10 रुपए के शेयर थे, 25, 30, 35 रुपए में भी लोगों को हमने बगैर चूं चरा के हमने वापस कर दिया। बस हमारी ये गलती हो गई कि जो हम उसको कवरिंग लेटर देते थे उसमें इतना लिख दिया था कि चूंकि आप, यानी इतनी ईमानदारी के साथ हमने लिखा था कि बिकॉज यू आर द राइटफुल ओनर वी आर रिटर्निंग बैक। हमको एक जुमला लिखने का था, विदाउट प्रिजुडाइज टू आवर राइट्स। अगर हम ये लिख देते तो शायद हमारे ऊपर ये मुसीबत कभी नहीं आती। बहरहाल वो सेबी वाले आए और उन्होंने पुराने रिकॉर्ड में से निकाला कि आपने लोगों के शेयर फ्रॉड्यूलेंटली अपने अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। हालांकि हमने उनको बहुत समझाया कि भाई पहली बात तो वो फ्रॉड्यूलेंटली नहीं थे, बाय मिस्टेक थे, और उसकी दलील ये कि आप तो अभी आए हो, आप आज की तारीख में एक भी आदमी ऐसा नहीं है कि जिसका एक भी शेयर फ्रॉड्यूलेंटली हमारे अकाउंट में, जितने थे हमने सबको वापस कर दिए। उसकी कॉस्ट वो ऑडिट भी करवाई उन्होंने, सेक्रेटरियल ऑडिट सेबी ने करवाई। वो सेक्रेटरियल ऑडिट पहले उन्होंने हमारे ऊपर इल्जाम डाला कि 7 लाख शेयर ट्रांसफर कर दिए, फिर सेक्रेटरियल ऑडिट के अंदर आया कि 84,000 है, सिर्फ 84,000, और जिसकी वैल्यू मुश्किल से 10-20 लाख रुपए भी नहीं होती थी, और वो भी हमने सबको दे दिए थे। यानी टोटल जो हुआ था गड़बड़ वो सिर्फ 84,000 शेयर का मसला हुआ था, 7 लाख का हुआ भी नहीं, और वो 84,000 को भी हमने पैसे चुका दिए थे। लेकिन अब मसला ये कि अब सेबी है, लोगों को तो पता नहीं है, लोग तो खाली यूट्यूब देखते हैं, गूगल देखते हैं कि गूगल में लिखा है कि फ्रॉड है। एक्चुअल हमारे पास तो कोई आके पूछा नहीं कि अब हमारा क्या था, और आज तो हम देख ही रहे कि भाई क्या क्या हो रहा है कोर्टों में। तो बहरहाल हमने बहुत लड़ाई लड़ी है ना, हम तो हिम्मत तो हारते नहीं है, सेबी से भी डट कर मुकाबला किया हमने। और यहाँ तक कि सेट का जज इतना बायस था कि वो पहले दिन बोलता है कि ये तो ओपन एंड शट केस है, इसमें कुछ दम नहीं है, और वो सेबी के लॉयर को कहता था कि तुम क्यों वो करते हो, मैं खुद लड़ता तो हूँ, तो बोले कि ये तो फ्रॉड ही है। और उसने चैलेंज किया था कि तुमको मैं सुप्रीम जाने के लायक नहीं रखूंगा, और ऐसा ही हुआ। तो हम सुप्रीम तक गए, उसमें लड़ाई लड़ी हमने, सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, लेकिन वो उन्होंने हमको बैन कर दिया, और हमारे खिलाफ बहुत सारे चार्जेस लगाए, और यानी जिसको कहते हैं मुझे बैन कर दिया 7 साल के लिए, जफर भाई को बैन कर दिया। अब लोगों ने भी देखा, गूगल करते हैं तो आता है फ्रॉड। अब सेबी का लफ्ज फ्रॉड और क्रिमिनल कानून का फ्रॉड में बहुत फर्क है। ये रेगुलेटरी फ्रॉड है, जैसे एक आदमी इनकम टैक्स की चोरी है तो इनकम टैक्स की नजर में वो फ्रॉड है, लेकिन हम किसी को इनकम टैक्स के चोर को हम उस नजर से थोड़ी देखते हैं, चोर की नजर से। लेकिन हमारी कौम का मसला ये है कि हमारे वो फ्रॉड के लफ्ज को हमको चोर की नजर से देखने लगे कि भाई ये सेबी का फ्रॉड है, हमने किसी के साथ कोई फ्रॉड नहीं किया, किसी का एक पैसा नहीं घुमाया। अच्छा, जो 275 का दूसरा एक मसला है कि लोगों को ये पता नहीं है कि भाई इसमें हमारे पास मैक्सिमम शेयर तो हमारे पास थे 80%, लोगों के पास तो 11% ही शेयर थे। और जो अगर ये शेयर की भाव नीचे भी उतरी है तो बहुत, जो 275 में, 220 में, 100 में, 150 में दूसरों ने बेचे हैं, क्योंकि हमारे ऊपर तो पाबंदी थी, हम तो बेच ही नहीं सकते थे शेयर। तो इतने सालों में भाई, हाँ जी कैरी ऑन प्लीज। तो इतने सालों में एक शेयर हमने नहीं बेचा, तो अगेन हम बैक टू स्क्वायर वन हो गए कि सेबी ने ऐसा कर दिया कि हमारी जो कंपनी थी, अच्छा हमारे ऑलमोस्ट 300 से 350 लोग काम करते थे, और उसमें हमारी शायद हमारी एक कंपनी होगी कि हमारे मुस्लिम्स में यानी 1 लाख 1.5 लाख की तनख्वाह वाले कम से कम 10 से 15 लोग थे उस जमाने में हमारी ऑफिस में काम करना, मुसलमान रिसर्च में थे, इसमें थे, बहुत सारा काम। हमने 12 कॉन्फ्रेंसिस की इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया के नाम से, जिसमें कम से कम 2-2.5 करोड़ रुपए हमने खर्च करे, सिर्फ इसलिए कि लोगों को अवेयर किया जाए। उसमें हमारी कोई पब्लिसिटी नहीं थी, उसमें सेबी का चेयरमैन होते थे, बैंक के चेयरमैन होते थे, मुफ्ती साहब होते थे, और लोग होते थे। उसके अलावा हमने एक काम ये किया कि भाई आमतौर पर हम मुसलमानों को ये समझाते थे कि देखो जब तक मेन स्ट्रीम में आप नहीं आओगे मसला हल नहीं होगा। आपको इनकम टैक्स को आप खर्चा मत समझो, इनकम टैक्स इज एन इन्वेस्टमेंट। तो हमने उस जमाने में 15 से 20 हजार लोगों के पैन कार्ड बनवाए, फाइलें तैयार की बाकायदा लोगों को, और ये फ्री कंसल्टिंग देकर हमने बहुत सारे लोग जिन्होंने कभी जिंदगी में 1 रुपया बैंक में जमा नहीं करा था, हमने उनको टैक्स भर के पूरा प्लानिंग करके चार्टर्ड अकाउंटेंट से मिलकर 9-9, 10-10 लाख रुपए की, जो लोगों के पास एक रुपया कैश का नहीं था, उन्होंने 9-9, 10-10 लाख रुपए की 2006-7 में प्रॉपर्टीज खरीदी है ऑफिशियल व्हाइट के पैसों से। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह काम हुआ, तो वो एकदम सेटबैक आया और हमारी पूरी कंपनी डब्बा हो गई, जीरो हो गई। और अल्लाह पाक कहते हैं ना, उस वक्त ये BMW की अपॉर्चुनिटी अल्लाह ने दी थी, तो ये बंद हुआ तो BMW का बिजनेस शुरू हुआ। वहां भी 10 साल के अंदर कम से कम तलहा सरेश जो हमारे छोटे भाई हैं, उन्होंने 20 से ज्यादा अवार्ड्स जीते हैं।
बेस्ट मार्केटिंग प्रैक्टिस के, बेस्ट सेल्स के, जबकि हम तो बिल्कुल, हमारे तो पूरे खानदान में क्या, हमारी कम्युनिटी में किसी ने कार डीलरशिप छोटी, और हमारे पास जब कार डीलरशिप तब आई थी जब हमारी हैसियत मारुति एस्टीम खरीदने की नहीं थी। ये लोगों को ये समझ में आने वाली बातें नहीं है, लेकिन अल्लाह पाक की तरफ से होता है, तो वो एक अलग स्टोरी है। तो वो जो सेटबैक आया वो इस वजह से आया कि सेबी ने हमारी सारे काम अचानक एब्रप्टली बुच लगा दिया। तो ये एक चीज हुई, तो इसलिए हम वापस उसमें आ गए। उसमें हम, अच्छा, जो लोगों ने शेयर्स भी खरीदे हैं, ये भी एक मैं रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ, हमने किसी को नहीं कहा पार्सोली के शेयर खरीदो, कभी भी। जिन्होंने खरीदे वो मार्केट के रूमर्स पे खरीदे हैं और बेचे हैं। और मार्केट में कुछ लोग थे वो चलाते शेयर को, हमको पता भी नहीं कि किस कौन, हमको खुद ताज्जुब होता था कि भाई 275 का भाव हुआ कैसे। तो बहरहाल वो जी उवैस भाई, जस्ट वांटेड टू आस्क यू दिस कि बहुत सारे रूमर्स है आपके बारे में, आपके फैमिली के बारे में, आपके बिजनेस वर्किंग स्टाइल के बारे में, तो कैसे ये सारी चीजों का मैनेज करते हैं? बिकॉज होता क्या है कि कई लोग आपको कोई पॉलिटिकल अफिलिएशन से देखते हैं, कोई लोग आपके पास को देखते हैं, कई लोग आपको, और कई बार ये होता है कि सिर्फ आपको एज ए बिजनेस एंटिटी नहीं देखते, आपको एज ए फैमिली को भी एक अलग नजरिए से देखते हैं। ऐसे में वापस से खड़ा होना कितना मुश्किल होता है, क्या प्रोसेस होती है, और कैसे आपने अपने आप को खड़ा किया फिर से? देखो, पहले तो एक बात है कि कई मरतबा हमेशा जो बुराई करने वाला मजमा जो होता है ना, वो होता थोड़ा है लेकिन वो छा जाता है। इसलिए ऐसा लगता है कि सबको हमारे से प्रॉब्लम, पहले तो ये गलतफहमी है कि कुछ लोग हैं जिनको प्रॉब्लम है, सबको नहीं है। इसलिए कि मैं तो सारी दुनिया में, भाई अगर आदमी इतना अगर वो होवे चारों तरफ से, तो वो आदमी तो घर के बाहर नहीं निकल सकता। अच्छा, दूसरा ये है कि भाई मेरी पीठ के पीछे कौन क्या बात करता, आई डोंट नो, तो उसकी तो कोई वैल्यू नहीं होती। देखिए, ऐसी क्रिटिसिज्म जो जिसको मैं काउंटर नहीं कर सकता, मैं डिफेंड नहीं कर सकता, दैट क्रिटिसिज्म इज ऑफ नो वैल्यू। तो हमने तो हमारी जिंदगी में एक चीज है कि मुझे अल्लाह को जवाब देना है, लोगों को जवाब नहीं देना। तो जब भी कोई काम कराए तो इस कॉन्सेप्ट से कराए। तो अगर कोई, हाँ, और अगर किसी को प्रॉब्लम है तो हमारे दरवाजे ओपन है। आप तो कितनी मरतबा आते हो, आपने देखा इतने सालों में, अगर जो जो लोग बोलते हैं उसके एतबार से तो मेरे वहां लाइन लगनी चाहिए, लोगों की मारामारी होनी चाहिए, है, ये सब होना चाहिए। तो मेरी ऑफिस तो कभी बंद ही नहीं हुई इतने नहीं, सालों लेकिन में। उमेश भाई, आई जस्ट वांटेड टू, आई थिंक ये बहुत ही वो फिलोसॉफिकल टॉक है। मैं एक आपको प्रैक्टिकल चीज पूछ रहा हूँ कि आपने ये सारी चीजों को ओवरकम कैसे किया, और कैसे बिजनेस में आप क्या कोई करता है उस पर मत बात करिए, जो हो रहा है उसको ओवरकम कैसे किया वो बताइए। देखिए, नेगेटिविटी को ओवरकम, इसलिए कि नेगेटिविटी है ही नहीं, मैं जो कहता हूँ। पहली तो बात है कि यही मिथ है कि नेगेटिव तो कुछ लोग होते हैं, इसलिए वो इश्यू ही नहीं है। और हमारा फोकस हमेशा हमको क्या करना है, हमारा, मैंने जो कहा ना, शुरू से एक चीज हमारा माइंडसेट बना हुआ है कि हालात जो आएंगे वो तो आएंगे, हमको सॉल्यूशन की तरफ सोचना है। तो ये हमारा माइंडसेट हमेशा रहा है हम तीनों का, और उसमें जफर भाई का हमारे जो है उसमें खास करके बहुत उसमें, हाँ। अब उसमें ये सारे हालात में हम कैसे सरवाइव होते थे, उसकी एक वजह तो ये माइंडसेट। दूसरा, लोगों को मैं आज खास पॉइंट करके बोलता हूं कि याद रखो, दुनिया में तुम्हारे माँ बाप की दुआ से बढ़कर कोई नहीं है। कभी उनको नाराज मत करना, बल्कि इतने लेवल पर उनका काम करना कि वो तुम्हारे लिए जेन्युइन, एक तो दुआ मांगते ही है माँ बाप, लेकिन यहाँ पर ये जरूरी है कि इतनी तुम्हारे माँ बाप को तुम्हारे बारे तुम इतनी खिदमत करो उनकी, इतना उनका दिल जीत लो कि वो 24 घंटे, तो ये हमारे साथ एक सबसे बड़ी बात। दूसरा, हमारे वालिद साहब का चूंकि अल्लाह वालों से ताल्लुक रहा हमेशा, तो हम उनके पास जाते थे दुआओं के लिए भी, रहबरी के लिए भी। तो हमारे बहुत सारे, कई मतलब हम घबरा जाते थे, डर जाते थे या वो हो जाते थे, तो ये अल्लाह के नेक बंदे हमारी हिम्मत अफजाई करते थे और ये कहते थे कि अल्लाह से मांगो। तो हमारे यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह सबका ताज्जुद का एहतमाम, अल्लाह से मांगते रहे, रोते रहे। और भाई एक हमेशा ये मशवरा करते रहे कि भाई अब क्या करना, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बहुत सिंपल है कि भाई चलो ये तो हो गया। कई मरतबा क्या होता है कि जिस वक्त एकदम जबरदस्त सेटबैक आता है या बहुत लोग बेइज्जती करते हैं या बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, तो उस वक्त यू हैव टू स्लीप ओवर इट, उसके बारे में सोचो भी मत, चुपचाप अभी तो, क्योंकि माइंड को काम होने दो पहले। जब काम हो जाए तो अगेन स्टार्ट थिंकिंग अफ्रेश। हर बार आपको नए तरीके से सोचना है कि भाई अब इसमें कौन सी अपॉर्चुनिटी। देखिए, एक और चीज हमारे जहन में हमेशा एक बुजुर्गों ने बिठाई थी कि अल्लाह पाक जब एक रास्ता बंद करता है तो 100 रास्ते खोलता है। ऐसा हमारी, आप देखो हमारी पूरी स्टोरी है कि हमारी, अच्छा, दूसरा मैं अक्सर कहता हूं कि जहां से हमने पैसे कमाए ना, वो तो पता ही नहीं है कैसे कमाए, क्योंकि हमने जब अकल चलाई है, होशियारी की है, हमने जो कुछ भी किया है तो लाख के 12। तो ये एक बात समझो कि हमारा काम है कोशिश करते रहना,
और उसकी मैं मिसाल दो कि कई मरतबा ऐसी सिचुएशन आ गई कि अब तो सिर्फ खाई में ही जाने वाले हम, यानी देयर इज नो चांस ऑफ रिवाइवल, नो चांस ऑफ सर्वाइवल, इम्पॉसिबल है कि हम ये सिचुएशन में से बाहर आ सकते हैं, इस जिंदगी में तो आ ही नहीं सकते। मेरा खानदान 7 पुश्तों का पूरा माल सामान सब बेच डालूं तब भी मैं उस बोझ से बाहर नहीं निकल सकता। ऐसी सिचुएशन में ये सोचा कि भाई उसकी मिसाल ऐसी है कि जब मैं पहाड़ से गिरने लगा तो मेरे दिल में ये था कि अब अल्लाह पाक या तो मेरे को पंख देगा उड़ने के लिए या मेरे नीचे प्लेटफॉर्म आएगा। और जब ऐसा सोचा तो ऐसा ही हुआ, कभी तो पंख दिए कभी प्लेटफॉर्म दिया। तो अल्लाह पाक डुबकियां लगवाता है, खूब डुबकियां लगवाएगा, डूबने नहीं देगा। ये अल्लाह का निजाम है कि अल्लाह पर भरोसा आखिरी दम तक करना है। तो ये तो क्राइसिस मैनेजमेंट तो है ना, वो अल्लाह की मदद के बगैर हो ही नहीं सकता। आदमी अपनी अक्ल से अपने ओवर कॉन्फिडेंस से क्राइसिस से बाहर नहीं निकल सकता और फंसता है। तो एक तो जब क्राइसिस के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए और घबराना भी नहीं चाहिए, और अपनी तकलीफ को अल्लाह की ताकत के साथ जोड़ देना चाहिए, बस। वेरी नाइस, बहुत बहुत अच्छी बात है। तो आई थिंक उससे मुझे लिंक करके है कि आप ये जो स्पिरिचुअलिटी या जो रिलीजन है उसका रोल आपके बिजनेस प्रैक्टिसेस में क्या रहा है, और कैसे आप उन्होंने वो जो इस्लाम ने आपको हेल्प किया है बिजनेस में आगे बढ़ने के लिए, और जब भी क्राइसिस आए तो उसको मैनेज करने के लिए। बहुत बड़ा, देखिए आप एक बात, अगर कोई आदमी तारीख पढ़ेगा, सीरत पढ़ेगा, खास करके हमने शुरू के बचपन में भी और तबलीग की वजह से खास, इसमें तबलीग के अंदर हम जो सफ़र करते थे, देखिए तबलीग को लोग एक एंगल से देखते हैं, मसलक के एंगल से देखते हैं, अकीदे के एंगल से देखते हैं, उसको छोड़ दें, अभी हम उसकी बात नहीं कर रहे। हम बात करें कि जो उसका प्रोसेस है कि भाई जमात में जाता है तो आदमी कम सामान के साथ जाता है। अब हम लोग बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं लेकिन जमात में तो हम ऑर्डिनरी हैं। एक मरतबा मैं जमात में चल रहा था और मेरे ही अमीर साहब जो थे मेरे अकाउंटेंट थे, और उस वक्त बिल्कुल मेरे अकाउंटेंट साहब जो बोले वो मैं करता था। उस वक्त में वो मेरे अकाउंटेंट नहीं है, मेरे एम्प्लॉय नहीं है, वो मेरे अमीर हैं, वो मेरे बॉस हैं, उनको मानना मेरा ईमान है। तो ये जो स्ट्रगल का बहुत सारा, तो इसी तरह जो मक्के की जो 10 साल हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, उसको देखेंगे उसमें स्ट्रगल ही स्ट्रगल है और इम्पॉसिबल। जैसे मसलन एक मिसाल है खंदक की, कि खंदक का जो वाकया है उसमें क्या हल था, सिचुएशन क्या थी कि ये तो कौम खत्म हो गई और उस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बशारत काहे की दे रहे हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब साहबा ने आके कहा कि हमारे पेट पर 2 पत्थर हैं, अरे पत्थर बांधे हुए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना पेट उठाकर यूं फरमाया कि तुम्हारे पेट पर 1 पत्थर है, मेरे पेट पर 2 पत्थर है। उस सिचुएशन में जब आपने कुल्हाड़ी मारी, पत्थर पे कुल्हाड़ी मारी तो चिंगारी बाहर निकली। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सोचो कि बिल्कुल बिल्कुल इम्पॉसिबल सिचुएशन है। उस इम्पॉसिबल सिचुएशन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं फरमाते हैं कि तुमको खुशखबरी हो कैसर और किसरा के फतेह की। अब सोचो कि ये नबी कर सकता है, कोई नहीं कर सकता। कि यूं लगता है कि यार ये क्या मरने पड़े, हम खाने के वांदे हैं, पेट पे पत्थर बंधे हुए हैं और कोई फ्यूचर में कोई नजर नहीं आता कि कोई कहीं से कुछ खाने का मिले, भूखे हैं, जहां से हम कमजोर हैं, दुश्मन ताकतवर है, हम एक्सटिंक्ट हो जाने वाले, खत्म हो जाने वाले हैं, और आप कह रहे हो कि हमको कैसर और किसरा जो उस जमाने के सुपर पावर है। तो साहबा ने उस पर यकीन किया, ऐसा यकीन किया कि बिल्कुल जैसा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं वैसा होगा। ये यकीन था साहबा का। तो वो जो वाकयात जब हम पढ़ते थे तो उन्होंने हमको हिम्मत दी। तो रिलीजन जो है, इट इज नॉट अबाउट रिलीजन, इट इज अबाउट सीरत। देखो हमने रिलीजन को बांट दिया है डूज एंड डोंट्स में। हमारा मजहब जो है ना, उसमें डूज और डोंट्स जो है वो 20% काउंट करता है, हराम क्या है हलाल क्या है। पूरा दीन जो है वो गाइडेंस है, लाइफ कोच है। हमारा इस्लाम जो है ना, वो मेरे नजदीक एक लाइफ को, हम दुनिया भर के लाइफ कोच के पास जाते हैं कि साहब जिंदगी के प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन दो। मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मुसलमान को इधर उधर जाने की जरूरत ही नहीं है, उसके हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन सहाबा की जिंदगी में, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत में, कुरान में मौजूद है। और मेरे को याद है मैं मक्के में था एक मर्तबा, बहुत बहुत मायूस, हरम में बैठा हुआ था, बहुत परेशान। मेरी अहलिया मुझे कुरान की आयतें भेजती थी, मोटिवेशनल आयतें भेजती थी कि देखो आज मैंने कुरान में ये आयतें पढ़ी और इसका ये तर्जुमा है। तो इंस्टेंट प्रॉब्लम, यानी माइंड क्लियर हो जाता था कि भाई जब अल्लाह पाक है तो ठीक है, अब अगर वो डुबा भी देता है तो मेरा प्रॉब्लम नहीं है। तो वो जो रिलीजन है ना, वो तो बहुत बाइंडिंग फोर्स है। रिलीजन ही हमको सर्वाइव लेकिन प्रॉब्लम ये है कि रिलीजन का कॉन्सेप्ट सही होना चाहिए। हमने रिलीजन को, रिचुअल्स को रिलीजन बनाया है।
हमने रिचुअल्स को रिलीजन बनाया, रिवाजों को रिलीजन बनाया। रिलीजन तो गाइडेंस देता है हर कदम कदम पर। आप खाली सीरत के अंदर आप दुआओं को देखोगे, मसनून दुआओं के, दुनिया की कोई ऐसी सिचुएशन नहीं है, प्रॉब्लम हो या कोई चीज मांगनी हो, आप यूं सोचो कि नबी को इसकी कहां जरूरत पड़ेगी। मसलन आपने एक बात कही कि भाई लोग क्रिटिसाइज करते हैं या करते हैं, एक दुआ है, मैं इंशाल्लाह अगर किसी को चाहिए तो मेरे पास बाद में कांटेक्ट करें, मैं आपको भाई भेजूंगा। उवैस भाई, बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं, अगर हम क्वेश्चन लेंगे तो हाँ अच्छा। चलो यू राइट अप, यू फिनिश दिस पार्ट चलो, क्विकली एंड बस देन विल बस टेक द ये दुआएं क्वेश्चन। मैं भेजूंगा। चलो राइट अप क्वेश्चन पूछो, ओके, बोलो। सो महबूब भाई ने पूछा है अ, कि आप कैसे मैनेज करते हैं बिजनेस एक्टिविटीज और सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज को, और व्हाट आर दी करंट बिजनेस एक्टिविटीज एंड सोशल वेलफेयर एक्टिविटीज देखिए ऑफ योर्स। मेरा एक आपकी बहुत सही सवाल है। देखिए एक तो ये है कि आपको डिसिप्लिन आपको होना बहुत जरूरी है। अगर आपको देखिए अल्लाह पाक ने मल्टीपल टास्किंग की ताकत दी है इंसान को, लेकिन उसको ऑर्गेनाइज करना लोग क्यों नहीं कर सकते कि उनकी टाइम टेबल। एक तो देखिए इस्लाम ने टाइम मैनेजमेंट सिखाया है, नमाजें जो है ना 5 वक्त की, वो टाइम, तो अब पहले तो टाइम टेबल बनाना जरूरी है कि भाई मेरे को क्या काम करने हैं। तो कौन से काम की, हम कई मरतबा होता क्या है कि एक काम जो 1 घंटे का होता है हम उसको 4 घंटे लगाते हैं, फिर कहते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। तो भाई 1 घंटे का काम आप 55 मिनट में कर लो, आपके पास टाइम ही टाइम है। हमने बुजुर्गों को देखा है कि अगर उनको कोई चिट लिखनी होती है तो 5 लाइन लिखनी होती है, तो 5 लाइन के बाद वो पेपर काट देते हैं। दे डोंट इवन वेस्ट दैट मच। तो हमारी जिंदगी में से अगर वेस्टेज को हम निकाल देंगे, इसलिए हमारे यहाँ एक है लायानी बातों से बचो, लायानी कामों से। तो लायानियत से, बेकार की डिस्कशन से, गपाटाबाजी से, इससे अगर आप बचोगे तो आपके पास वक्त ही वक्त बचेगा, तो आप हर चीज को मैनेज कर पाओगे। और सीरत में से रहबरी लोगे तो आप सब चीज को मैनेज कर पाओगे। अपने आप को ऑर्गेनाइज करना है, तरतीब से, टाइम टेबल से चलना है, कायदे से चलना है, प्रिंसिपल्स बनाने के, भाई उसूल के, भाई ये काम मैं इसी तरह करूंगा, करूंगा तो करूंगा। जैसे हमने एक उसूल बनाया कि भाई शादी अगर हम करेंगे तो हम साथ की, तो हमारी लाइफ में बहुत सारी चीजें लग, जैसे मेरे वहाँ फर्नीचर आपको नहीं दिखेगा, आपको, आपने तो देखा है कि मेरे घर में कोई फर्नीचर कभी देखा है? तो यकीन ये बहुत इंपॉर्टेंट है। गाड़ी भी मेरे लिए क्या है कि मेरी जरूरत पूरी होनी चाहिए, हमारे वालिद उवैस साहब भाई, ने सीखा। तो मैं एक मिनट, सो एक सेकंड बस लास्ट में। तो सादगी वाली जिंदगी जब जियोगे तो आप मल्टीपल एक्टिविटीज कर सकोगे, बस। अच्छा ये बताइए उवैस भाई कि जब आप बहुत सारी इनोवेटिव चीजें करते हैं और इनोवेटिव चीजें करते हैं उसके बाद आप फेलियर में आ जाते हैं, सो क्या मोटिवेशन है कि जो आपको नया कोई इनोवेशन करने के लिए, रिस्क लेने के लिए आप डरते नहीं हैं, या क्या है जो चीज है जो आपको वो आप कंटिन्यूअसली उसको ट्राई करते रहते हैं? बिकॉज आपने हमेशा रिस्क लिया, बहुत बड़े रिस्क लिए और फेल हुए, गिरे, वापस से एक कुछ इनोवेटिव करने की कोशिश किया, अच्छा हुआ, फिर वापस से रिस्क लिया। सो ये प्रोसेस को कैसे कंटिन्यू, बिकॉज कई देखिए लोग होंगे जो हार जाएंगे, कई लोग होंगे जो मायूस हो जाएंगे, हाउ यू मेंटेन दैट मोमेंटम? उसकी उसकी वजह है कि मैंने कल अपने भतीजे को कहा कि मेरा सरमाया कौन सा है, जितने मेरे फेलियर्स हैं ना लाइफ के, वो मेरी कैपिटल है। मेरी तो लिमिटेड वांट्स है, मेरे तो मेरे आपको बता, आपके वहाँ मेरी 3 बच्चों की शादी हुई, लोग एक शादी में जितना करते हैं उससे 10 गुना शादी करते हैं, मैंने उससे 1/10 में 3 बच्चों की शादी हुई है। तो मेरे पास तो रिसोर्सेज का इशू, मतलब पर्सनल लाइफ में मुझे कोई ज्यादा इश्यूज नहीं है। तो हम ये कहते हैं कि जो फेलियर्स होते हैं तो उसमें मेरे को जो एक्सपीरियंस मिलता है, जो सीखने मिलता है, क्योंकि जो चीज फेलियर सिखाती है वो और कोई चीज सिखाती नहीं है। तो आज मैं उन फेलियर्स की वजह से बहुत, मेरे लिए सेटिस्फेक्शन क्या है कि मेरे फेलियर्स की वजह से आज मेरे पास, ये तो मैं किसी को कहता नहीं हूँ, लोग मेरे पास दुनिया भर से फोन आते हैं, क्योंकि मैं फेसबुक पे हूँ, यहाँ हूँ, लोग प्रॉब्लम, ऐसे ऐसे प्रॉब्लम लेके आते हैं, मैरिटल प्रॉब्लम लेके आते हैं, बिजनेस प्रॉब्लम लेके आते हैं, और मैं उनको अगर सॉल्यूशन देता हूँ, और अगर उनमें से 10 लोग जो सुसाइड करने वाले थे और मेरी बात सुनकर उन्होंने अपनी सुसाइड को रोक दी, तो ये मेरे लिए सब, ये मैं करोड़, मैं अगर धीरू भाई मुकेश अंबानी से ज्यादा वेल्थ होती तो मेरे नजदीक ये वेल्थ, ये 10 लोगों की मैंने जो जिंदगी के अंदर फायदा पहुंचाया, वो वेल्थ मेरी बड़ी है। कि ये दुनिया तो खत्म हो जाने वाली, इसको करना क्या है? तो वो जो मैं लोगों को आज काउंसलिंग कर सकता हूँ, लोगों को मैं गाइड कर सकता हूँ एजुकेशन के फील्ड में, तो वो जितने मैंने रिस्क लिए हैं उसमें जो पिटफॉल्स हैं तो मेरे को एग्जैक्टली मालूम है, किसी को मैं बता सकता हूँ कि देखो यहाँ खतरा है, यहाँ नहीं है, यहाँ खतरा है, यहाँ अपॉर्चुनिटी, यहाँ खतरा है, मुझे शायद उसका फायदा पहुंचा नहीं पहुंचा, लेकिन दूसरों को जरूर पहुंचेगा। तो ये मोटिवेशन है मेरा। ओके, आरिफ को कोई क्वेश्चन है? आप जो भी क्वेश्चन है प्लीज लिखिए, बिकॉज इट्स वेरी इजी,
to follow questions, otherwise बहुत ही unstructured discussion होता है. So Zarkan Pisu वाला का क्वेश्चन है कि what is the future of wellness industry as per your point of view? देखिए, वेलनेस इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, लेकिन उसमें बहुत सारे मतलब मिसकॉन्सेप्शंस भी बहुत चलते हैं. तो आप ऑनेस्टी के साथ लोगों को ये बताओ, सिर्फ मार्केट करने की खातिर कोई प्रोडक्ट को मत मार्केट करो, चाहे उसमें लोगों का फायदा हो कि ना हो. झूठ की बुनियाद पर नहीं होना चाहिए, लेकिन वेलनेस की सही तरतीब अगर वेलनेस है तो आज की जरूरत है वेलनेस लोगों की. और वेलनेस बहुत दीन के एतबार से भी देखिए, अगर तंदुरुस्त आदमी है तो उसकी एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाती है. तो हमको तंदुरुस्ती, जेन्युइन तंदुरुस्ती के फील्ड में काम करना चाहिए और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज है, उसमें कोई शक नहीं है. असरार भाई, आप अपना क्वेश्चन लिखेंगे? क्या करें, हम वेट करें आपको लिखने के लिए? बिकॉज आई रिक्वेस्ट एवरीवन टू एक्चुअली राइट योर क्वेश्चंस, बिकॉज एक्चुअली आई वांट टू आस्क, उसमें अगर बेटर है कि मैं उनको वर्बली बोल दूं, क्योंकि इट्स अ लॉन्ग क्वेश्चन. और ये बेसिकली इसलिए पूछना चाहता हूं कि जफर सरेफवाला साहब के कुछ फेलियर्स है, जिसमें मैं उनसे थोड़ा सीखना भी चाहता हूं. लोगों को बताया कि इसमें क्या इश्यूज है. इफ यू अलाउ मी, आई विल राइट डाउन होगा, वरना पूछ लेता हूं सीधा. भाई सिर्फ क्वेश्चन पूछिएगा, राइट, मतलब हां, कि जब quickly come to the question. अस्सलाम वालेकुम अवेश भाई. मुझे ये जानना है कि आपने काफी बिजनेसेस किए, 4, 5, 6 बिजनेसेस. एक तो मैं पड़ोसी भी रह चुका था. आपके बिजनेसेस फेल होने का एक क्वेश्चन, एक ये भी तो नहीं है कि आपने कुछ जो लोग मिले वो प्रॉपर नहीं मिले, या फिर आपने वो काम किए जो आपको एक्सपीरियंस नहीं थे और आपने उन लोगों को वहां पे अपॉइंट किए और उन्होंने उनका एक्सपीरियंस ठीक से अलॉट नहीं किया? क्या वो एक इश्यूज रहे आपके हमेशा, क्योंकि आपने बहुत सारे बिजनेस किया और राइट आदमी नहीं मिले शायद आपको? नहीं, ऐसा राइट आदमी का मसला नहीं. आप जो खास बिजनेस की बात कर रहे हो, ट्रैवल का, आप शायद अंदाज, आपका ज्यादा डायरेक्शन है. देखिए, ट्रैवल एजेंसी बिजनेस में भी हमने, एक तो ये कि हम खुद नहीं करते थे, वो एक बात आपकी सही है कि क्योंकि हम एक साथ कई मतलब मल्टीपल बिजनेस करते थे और जिसमें हम खुद डायरेक्ट इन्वॉल्व नहीं होते थे. और कभी आदमियों का भी इश्यूज हुए हैं, ऐसा नहीं है नहीं हुए हैं. हमने बहुत भरोसे भी किए लोगों पर और उसमें सेटबैक भी आए हैं, बट मुझे उसका रिग्रेट नहीं है. लेकिन ट्रैवल में खास पर मैं कहूँगा कि वो जो इतने साल हमने ट्रैवल किया, हमारे लिए उस वक्त ट्रैवल कंपनी में से घर में पैसे ले जाना इतना इम्पोर्टेंट नहीं था, वो ज्यादा पैशन था. और दूसरा, हम चूंकि खुद बहुत ट्रैवल करते थे, तो हमारा जो ट्रैवल का हमारा अपना खर्चा उसमें से अक्सर, यानी हम समझो कि बहुत सारा ट्रैवल हमने जो पूरी वर्ल्ड वाइड जो ट्रैवलिंग किया है, और वो ट्रैवलिंग भी कभी इंशाल्लाह उस पर भी बात कर सकते हैं कि इस ट्रैवल ने, यानी मैं दुनिया के, हिंदुस्तान के भी कोने कोने में, उसमें सिर्फ तबलीग नहीं, तबलीग के अलावा भी और इसी तरह वर्ल्ड वाइड जो ट्रैवल किया, तो वो ट्रैवल एजेंसी की वजह से ही कर पाए हम इतना सब ट्रैवल. तो और बाकी जो बिजनेस में मैंने आपको कहा ना कि एक बात है कि बहुत सारे बिजनेस हमने वो किया जिसका एक्सपीरियंस हमको बिल्कुल भी नहीं था, हमने रिस्क लिया ही था. तो ये सब कैसा होता है कि 10 काम करूंगा तो 8 में शायद मैं फेल होऊंगा, 2 में इतना क्लिक हो जाऊंगा. और ऐसा ही हुआ है कि चाहे हम कितना भी फेल्यूर है, लेकिन पर्सनल लेवल पर हम कभी ऐसी मुसीबत में नहीं आए तो टेम्पररी होती थी, लेकिन बाद में निकल जाते थे. तो अल्टीमेटली हमारी जो जरूरतें थी वो तो हमेशा अल्लाह ने पूरी की है, इसलिए हम रिस्क लेते रहे, एबनॉर्मल रिस्क लेते थे, इसलिए फेल. सो उवेश भाई, लेकिन अगर समझ लीजिए कि आई थिंक ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा असरार भाई ने. आई वांट टू जस्ट टेक इट फॉरवर्ड कि अगर आपका फाइनेंशियल बैकग्राउंड अच्छा था, आप अच्छी बिजनेस फैमिली से आए थे, तो इसलिए आपके लिए ये था कि अगर सपोर्ट सिस्टम था, आपके पास ऑलरेडी एक बिजनेस था, इसलिए आप रिस्क ले पाते थे. अगर कोई और होता, बिकॉज हम लोग ये कहते हैं कि अगर आप बहुत सारे मल्टीपल बिजनेस करेंगे तो आपका फोकस हट जाता है. तो आपके पास एक बैकअप था, आपके शुरू में था नहीं, शुरू में तो था ही, ऑफ कोर्स. शुरू जब हमने किया तब तो बिल्कुल हमारे पास एमएच वाल्व्स पीछे बैकअप में थी, वो हम उसमें हमारे वालिद साहब तो पार्टनर थे और वो बिजनेस तो था ही और घर खर्च उसी से चलता था शुरू के अंदर. लेकिन बाद में वो सब बैकअप भी खत्म हो गए थे, तो हमको आदत पड़ गई थी रिस्क लेने की. और हमने देखा था कि हारने के बाद कई मर्तबा जीते हैं लोग, कई मर्तबा हारने की बात करते हैं. हम कहते हैं हर हारने के बाद हर बार जीते हम. तो हम हारने के बाद जीतते हैं, जीतने के बाद फिर हारते हैं. और हमने अब इसको आदत बना ली है कि हारते रहो, जीतते रहो, हारते रहो, जीतते रहो. और जो एक्सपीरियंस जनरेट होगा इंशाल्लाह उससे लोगों को फायदा पहुंचता रहेगा. मुझे ये भी पूछना है अवेश भाई, एक और सवाल है. आई थिंक आई हैव टू, आप पूछो. Asra bhai, quickly finish because I think that is what I don't like. There's no because वो जो कई लोग questions पूछते हैं और फिर उनको फ्लो में गड़बड़ होता है. इतना एक्सपीरियंस आदमी जो गिर के खड़ा होने वाला आदमी है, जिसको इतने सारे क्वेश्चंस जो हमको सिखा सकते हैं इनसे, वो इसलिए मैं पूछ रहा हूँ. माफ करना. नहीं, पूछो.
पूछो। एक तो ये है कि जैसे आपका फाइनेंशियल बैकअप्स एंड एवरीथिंग, तो आपके लिए कितना जरूरी था कि ये सब जो चीजें आप करते हो, आदमी का लाना, अगर वो आदमी नहीं ला सकते हैं इंसान, और ये इन एक्सपीरियंस से जो फेलियर्स होते हैं, तो आप हम सबको क्या नसीहत दोगे, वेदर हमको आपके से रिस्क लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए? नहीं लेने चाहिए, क्योंकि वो मेंटल, देखिए रिस्क, अंधाधुन रिस्क, यानी आदमी को हमेशा याद रखना, आप कहीं भी पढ़ोगे कि बहुत सारे लोगों को, तो ये सब जरूरी नहीं कि हर एक, तो रिस्क तो लेना ही चाहिए, लेकिन आपको मैं ये कहूंगा कि कैलकुलेट करके रिस्क लो। उसकी बहुत आसान मिसाल बताऊं मैं, हमारे एक बहुत बड़े बिजनेसमैन है, एक फैमिली है सूरत की, उनके बहुत बड़े थे वो, एक बहुत अजीब उन्होंने एक बात कही, और वो आप सबके लिए बहुत, ये आपके सवाल का परफेक्ट जवाब है कि भाई कोई बिजनेस आपको करना है तो सबसे पहला सवाल ये पूछो कि इस बिजनेस में लॉस कितना हो सकता है, प्रॉफिट कितना होगा वो नहीं, लॉस कितना हो सकता है। फिर दूसरा सवाल ये पूछो कि क्या इतना लॉस मैं एब्सॉर्ब कर सकता हूं। अगर आंसर यस है तो डू दैट बिजनेस, अगर आंसर नो है तो फॉरगेट इट। मेरे ख्याल से आपको जवाब, इसमें सारा जवाब आ जाता है कि रिस्क इतना लो जितनी आपके अंदर कैपेसिटी, आपको पता है कि आप कितनी कैपेसिटी रखते हो जीरो होने की, और आपका अल्लाह से कनेक्शन कितना ज्यादा है। अगर आपका भरोसा इतना है अल्लाह पर कि आपको लगता है कि नहीं कोई मसला नहीं, तो ठीक है। और अगर आपको थोड़ा भी डर लगता है, देखिए और एक मिसाल मैं दूं कि एक बुजुर्ग थे, किसी से बैत थे, तो हर बार वो कहते थे कि वल्लाह हजरत मैं चाहता हूं कि सब कुछ छोड़ छाड़ के मैं आपके पास आ जाऊं, तो वो कहते थे कि नहीं वहीं रहो। फिर थोड़े दिन के बाद कहा कि मुझे लगता है कि मैं सब छोड़ छाड़ के आपके पास आ जाऊं, तो क्या फिर कहते थे कि तुम नहीं वहीं रहो, अपना कारोबार करो। एक दिन बगैर पूछे आ गए तो उन्होंने गले लगा लिया। फर्क क्या पता कि जब वो पूछते थे तो डाउट था उनको कि मैं ये सब छोड़ छाड़ के आ जाऊं, तो वो बुजुर्ग कहते मेरे बलबूते पे छोड़ के मत आओ भाई, मैं खुदा नहीं हूं। लेकिन जब वो छोड़ के आ गए तो वो अल्लाह के भरोसे आए थे, तो अब उनकी मदद अल्लाह करेगा। तो हमेशा याद रखना कि रिस्क लेने की कैपेसिटी को एसेस करो पहले। तो इसलिए मेरे पास भी अगर कोई आता है आदमी, तो मैं पहले उसकी रिस्क कैपेसिटी को एसेस करता हूँ, उसके बाद मैं उसको आइडिया देता हूँ कि अब तुझे क्या करना चाहिए। अगर एक आदमी है, जैसे गवर्नमेंट सर्वेंट था जिंदगी भर तक, अब उसके पास जो पेंशन के पैसे या जो भी फंड आया है, अब उसको अगर बिजनेस की एडवाइस आपके पास लेने आया, अब उसको कोई स्टॉक मार्केट में स्पेक्युलेशन में लगा दोगे तो 6 महीने में ही आपको बद्दुआ देता हो जाएगा। उसकी कैपेसिटी क्या है कि भाई चाहे मैं कितना कमाऊं, 1 रुपया कमाऊं ना कमाऊं, मेरी ये कैपिटल जीरो कम नहीं होनी चाहिए। तो आपको उसको वो फॉर्मूला देना पड़ेगा जहां पर कैपिटल सेफ्टी हो। तो रिस्क लेने की कैपेसिटी को एसेस किए बगैर रिस्क लेना नहीं चाहिए। उवैस भाई, बहुत मुख्तसर से 3 सवाल हैं, क्योंकि आपको जवाब आप जितना मुख्तसर से देंगे तो सबके सवाल हम कवर कर सकते हैं। सो एक ताहा कपासी का है कि सवाल है कि वेंचर कैपिटलिस्ट को कैसे अप्रोच किया जा सकता है और उनको इम्प्रेस कैसे किया जा सकता है? देखिए इम्प्रेस में ये है कि पहले तो ऑनेस्टी के साथ ही इम्प्रेस किया जा सकता है, बनावट के साथ कोई इम्प्रेस आज के जमाने में। और फिर वेंचर कैपिटलिस्ट जो है ना, वो हम चाहे कितना भी ड्रेसअप करें अपना बैलेंस शीट, उनके लिए 1 सेकंड नहीं लगती। अकाउंट्स के इतने खां होते हैं वो लोग कि 1 सेकंड नहीं लगती उनको पता करने में कि आप उनके साथ झूठ बोल रहे हो। तो पहली बात तो ये कि अप्रोच करने के तो बहुत सारे रास्ते हैं इंशाल्लाह, वो तो आप अगर क्योंकि वो बहुत लंबा एक सब्जेक्ट, और अगर मिलोगे, अगर आप आना चाहते हो मेरे पास आ सकते हो, इंशाल्लाह हम इसको गाइड करेंगे आपको। लेकिन मैं शॉर्ट में ये बता दूं कि इम्प्रेस करने का जो लफ्ज है ना, ये मिसनॉमर है। डोंट ट्राई टू इम्प्रेस, दैट इज द ओनली वे टू इम्प्रेस पीपल। बी एक्चुअल फैक्चुअल, कि जो तुम्हारे पास है, अगर नहीं है तो नहीं है, और है तो है। तो जो आपके पास जेन्युइन स्ट्रेंथ है, जेन्युइन वो है, सिर्फ किसी वेंचर कैपिटलिस्ट को लुभाने के लिए झूठ की बुनियाद पर अगर आप, तो 1 सेकंड भी नहीं लगेगी और वो आपको छोड़ देंगे। तो आपकी जेन्युइननेस जो है ना, वो उसके सामने आनी चाहिए, और आपकी जो एक्चुअल स्ट्रेंथ है उसको प्रॉपर वे में स्ट्रक्चर करके उसको प्रेजेंट करो बराबर से। और अगर कोई वीकनेस है तो वो भी बता दो। देखिए हमने बादर बैंक को अपनी सारी वीकनेस बता दी थी, बल्कि पहले बताई थी। जितनी वीकनेसेस है हमारे खिलाफ, क्या क्या केसेस चल रहे हैं, क्या हो रहा है सेबी में, क्या हो रहा है, हमने कोई चीज नहीं छुपाई। हमने कहा कि ये सब अपनी जगह पर है, अगर ये बिजनेस क्लिक हो गया तो ये सबको ओवरकम कर सकते हैं। तो आपको ट्रांसपेरेंसी के साथ काम करना है। उवैस भाई, एक भाई ने पूछा है हमारे फेसबुक पे, वाहिद मोमिन साहब ने, कि हाउ टू मेक मास्टर्स माइंड टीम फॉर ऑटोमेशन बिजनेस, इज इट रियली टफ टू फाइंड अ डेडिकेटेड पर्सन फॉर ईच पोस्ट? यानी समझा नहीं, फिर से बोलो। ऑटोमेशन यानी मतलब है कि वो कह रहे हैं कि ऑटोमेशन बिजनेस में कैसे बहुत अच्छी टीम बना सकते हैं आप। ऑटोमेशन मतलब ऑटोमोबाइल मतलब आई या थिंक
maybe I think maybe he must be thinking ऑटोमोबाइल about that, yeah. देखिए Yes. टीम बनाने के लिए तो आपको एक बेसिक है कि बेसिक आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि एक आदमी जो जो आप टीम ला रहे हो उसके पास बेसिक चीज है कि नहीं है, उसी पर आप उसको आगे डेवलप कर सकते हो। तो आपको इन हाउस ट्रेनिंग के प्रोग्राम्स करते, लेकिन हमारे वहाँ क्या होता है कि एम्प्लॉय वेलफेयर के अंदर ट्रेनिंग को हम ज्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते अपने, खास करके हमारे लोगों में एक प्रॉब्लम होता है कि हम समझते हैं कि, और कई मतलब ऐसा हो जाता है कि हम खुद अगर क्वालिफाइड नहीं है और हमारा आदमी क्वालिफाइड है तो फिर वही डिक्टेट करता होता है और हमको पता भी नहीं चलता सही क्या गलत क्या। तो हमारे यहाँ हमेशा एक डेडिकेटेड एम्प्लॉयमेंट वेलफेयर के अंदर ट्रेनिंग का और आइडेंटिफाई करने के बहुत सारे टूल्स हैं। अब तो आप गूगल भी करोगे तो उसमें बहुत सारे टूल्स मिलेंगे, वो टूल्स को अप्लाई करना। देखिए जितना आप नॉलेज रिसर्च, एक तो आपको रिसर्च पहले तो कोई भी बिजनेस करने के पहले के भी एम्प्लॉयज के अंदर तो रिसर्च करना बहुत जरूरी है। दूसरा ये है कि हदीस पाक में आता है कि माहिर से मशवरा लो। मशवरा बहुत बड़ा इंग्रेडिएंट है सक्सेस का। आम तौर पर लोग मशवरा लेते नहीं है और उसकी एक वजह ये होती है कि पीपल डोंट वांट टू बी ट्रांसपेरेंट। उसमें भी अपने इनहेरेंट प्रॉब्लम्स हैं ट्रांसपेरेंसी के, कि भाई कई मतलब ट्रांसपेरेंट होने में लोग अनड्यू एडवांटेज लेते हैं, लेकिन बैलेंस आउट करने की जरूरत है कि ट्रांसपेरेंसी भी हो वो भी हो, लेकिन हम लोगों से जानने वालों से मशवरा लेने में शर्म ना करें जरा भी। प्रोफेशनल भी मशवरा लेवें और पर्सनल लेवल पर भी। कुछ लोग होंगे जो आपको बगैर पर्सनल लेवल पर मशवरा दे सकते हैं, कुछ लोग होंगे थोड़े पैसे खर्च करो, प्रोफेशनल मशवरा लो, कंसल्टेंट्स को अपॉइंट करो अच्छे। जी ओके उस भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सादिया आपा से कि अगर कोई इफ कोई बार बार फेल होता है एक बिजनेस शुरू करने के बाद, दूसरा बिजनेस शुरू करने के बाद वापस से फेल होता है और फिर वो उनके पास कोई होप नहीं रहता है, तो उसमें तकदीर का क्या रोल है और कितना आपको कोशिश पे डिपेंड करना चाहिए और आप क्या इसमें आप नहीं बताओ, देखिए एडवाइस करेंगे? तकदीर तो एक कॉमन फैक्टर है हर चीज में है, लेकिन बार बार फेल होने का मतलब क्या है कि कोई तुमने ऐसी मिस्टेक कर रहे हो जो रिपीटेडली कर रहे हो। तो आप आइडेंटिफाई करो कि कौन सी ऐसी गलती हो रही है जो मैं रिपीटेडली, इसलिए कि हदीस पाक में आता है कि मोमिन एक बिल में से 2 बार डसा नहीं जाता। तो अगर हमारा एटीट्यूड प्रॉब्लम है या हमारी कोई फाइनेंशियल डिसिप्लिन नहीं है हमारे अंदर, बार बार फेल, एक ही चीज बार बार फेल होने का मतलब, भाई एक फेल हुए सक्सेस हुए, फेल हुए सक्सेस, ये तो ठीक है। बार बार फेल होने में तकदीर का भी होता है, लेकिन वो हर बार तो नहीं होता और ऐसा तो नहीं होता। तो इसलिए कई मतलब अनरिलेटेड चीज है कि जो तुम्हारा सब्जेक्ट ही नहीं है और बार बार तुम ऐसी चीज में एंटर हो रहे हो और जो तुमको करना चाहिए। कई मतलब क्या होता है, जैसे एक डायलॉग है ना कि भाई कोई धंधा बुरा नहीं है, छोटा नहीं है। तो कई मरतबा आपके आपके लायक धंधा है जिसमें आपको जाना नहीं है, और जो आपके लायक नहीं है उसमें आप बार बार जा रहे हो, बार बार। तो एक तो रिपीटेड गलती बहुत डेंजरस चीज है। तो हमको आइडेंटिफाई करना चाहिए कि हमारी कौन सी ऐसी गलती है जो बार बार हम रिपीट कर रहे हैं, चाहे फिर हमारे मिजाज की हो, एटीट्यूड की हो, अप्रोच की हो, फाइनेंशियल डिसिप्लिन की हो, अकाउंट्स मेंटेन नहीं करते, डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, या हम गवर्नमेंट के कानून की रिलायबल नहीं करते, आदमी रिलायबल नहीं है, बार बार हमको एक ही किस्म का धोखा बार बार कोई लोग दे रहे हैं। भाई 100 लोग 100 धोखे अलग किस्म के दें तो 100 एक्सपीरियंस होंगे, लेकिन एक ही आदमी एक ही किस्म का धोखा आपको बार बार दे रहा है तो ये आपकी बेवकूफी है। तो इसलिए बार रिपीटेडली लॉस का मतलब ये है कि एक तो रिपीटेड गलती आइडेंटिफाई करनी चाहिए, और दूसरा अगेन मशवरा करना चाहिए लोगों से, जानने वालों से कि भी आखिर को क्या है। और फिर ऑफ कोर्स दुआ की ताकत लगाओगे तो इंशाल्लाह दुआ तो तकदीर को भी बदल देती है। ओएस भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन मुजम्मिल भाई का है कि आपको क्या लगता है फ्यूचर ऑफ इस्लामिक फाइनेंस और कैसा है यहाँ इंडिया में और आई थिंक वर्ल्ड में? आई थिंक मुजम्मिल हमारा एक नेक्स्ट वीक में इस पे एक पूरा एक सेशन होने वाला है, सयूम भाई करने वाले। आई थिंक आप मुख्तसर से जवाब दे दीजिए उसका। देखिए मुख्तसर में जवाब दूं कि इस्लामिक फाइनेंस अगर कोई ख्वाब देखता है हिंदुस्तान में तो वो ख्वाब है, वो मिथ है उसकी। अभी तो कोई पॉसिबिलिटी इंस्टीट्यूशनल लेवल पर तो चांस ही नहीं है, इसलिए कि सबसे ज्यादा कोशिश इंस्टीट्यूशनल यानी गवर्नमेंट एक्सेप्टेबिलिटी के साथ, तो उसमें हमसे ज्यादा कोशिश हिंदुस्तान में किसी ने नहीं की। बहुत लोग बातें करते हैं, मैं ये फखर, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मैं अल्लाह का एहसान मानता हूँ कि कल क़यामत के मैदान में हम कह सकते हैं कि हमने बहुत कोशिश की, बहुत लेवल तक। तो वो चूंकि कानूनी तौर पर इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस लाने की जरूरत है, जो
पॉलिटिकल विल के बगैर हो नहीं सकता, और वो अभी तो कोई दूर दूर तक उसके कोई इम्कान नजर नहीं। तो इस इल्यूजन में हम ना रहें। हाँ, इंडिविजुअल कैपेसिटी पे इस्लामिक फाइनेंस के उसूलों पर हम इंडिविजुअल कैपेसिटी में बिजनेस के मॉडल्स डेवलप कर सकते हैं। तो प्रॉब्लम ये है कि अगर हम इंडिविजुअल कैपेसिटी, जैसे भी हम कोई चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जरिए कोई हमारे ऐसे इंस्टीट्यूट कायम करें कि जो हम पर्सन टू पर्सन, जैसे हमारे एक दोस्त हैं पूना में तौफीक भाई, जिन्होंने एक हलाल नेटवर्क शुरू किया है वेंचर कैपिटल का। तो भाई कोई है कि भाई कोई अच्छा, जैसे बहुत सारे मुसलमान जिनके पास सरमाया है, वो हलाल तरीके से इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, या किसी के पास अच्छा प्रोजेक्ट है वो उसके अंदर, तो वो दोनों आपस में लेकिन ट्रांसपेरेंसी के साथ इस मुल्क के जो कानून है उन कानून और रेगुलेटरी एनवायरनमेंट रहते हुए हम 1 to 1 अगर हम ट्रांसपेरेंसी के साथ करें तो इस्लामिक इन्वेस्टमेंट तो से बेहतर कुछ है ही नहीं। और बहुत सारे उसके, तो हम इंस्टीट्यूट्स की राह ना देखें। अगर हम ये समझते हैं इंस्टीट्यूट ऐसे आएंगे तो वो तो होगा नहीं, लेकिन इंडिविजुअल कैपेसिटी पे हम इसका माहौल बनाएं और इसके ऊपर मेहनत करें तो बहुत ज्यादा स्कोप है इस्लामिक फाइनेंस के। हर मुल्क में, हिंदुस्तान में नहीं, हर जगह पे हो सकता है। ओवैस भाई, फैयाज भाई पूछ रहे हैं हैदराबाद से कि आखिर में वो कौन सा बिजनेस था जिसने आपको सरवाइव करवाया या सस्टेन करवाया? सरवाइव तो बस हम तो कहते हैं हमारी तकदीर से सरवाइव, यानी कोई पर्टिकुलर बिजनेस में, मतलब हर बिजनेस में हम हमारे पास कुछ ना कुछ बचता तो था ही। जैसे अभी हमारे पास अभी अभी आज की तारीख में हमारे पास BMW की डीलरशिप भी चली गई, तो हमारे पास एक जमीन अल्लाह ने दी थी हमको, और उसमें भी बहुत प्रॉब्लम्स आए। जमीन भी, वो भी एक बहुत बड़ी स्टोरी है, कभी इंशाल्लाह बाद में करेंगे। यानी वो हाथ से ऑलमोस्ट चली गई थी, यानी बिल्कुल खत्म, यानी एक्वायर हो गई थी गवर्नमेंट में, और फिर उसको कैसे निकाली एक लंबी स्टोरी है। बट आज अल्हम्दुलिल्लाह वो प्रॉपर्टी बहुत बहुत वैल्यूएबल, SG हाईवे जो अहमदाबाद की प्राइम जगह पर, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी एक पेंडेमिक के हालात के अंदर पूरी मेहनत करते हुए उसको हर लीगल हर्डल से निकालते हुए माशाल्लाह अभी हमारा प्लान पास हो गया है, और इंशाल्लाह विद इन 15-20 डेज हमारे पास रेरा की इंशाल्लाह परमिशन आ जाएगी। वो हम किसी और के साथ जॉइंट वेंचर कर रहे हैं, तो अभी हमारे पास वो है। और दूसरा ये कि मेरे भतीजा जो है, जो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस लेकर आया था, तो माशाल्लाह अभी मैं उसको प्रमोट कर रहा हूँ। तो हम, हमारे पास जो इतने सालों का एक्सपीरियंस रहा है कॉर्पोरेट फाइनेंस का, कॉर्पोरेट का, रेगुलेशन का, कंपनी लॉ का, इवन हाउ टू रेज कैपिटल इन वेरियस इश्यूज, तो उसकी एक कंसल्टेंसी फॉर्म अल्हम्दुलिल्लाह हमने शुरू कर दिया, और काफी काम हमारा भतीजा और बहुत एफिशिएंटली वो माशाल्लाह काम कर रहा है, नेटवर्किंग कर रहा है। तो अभी वापस 0 मीटर घुमाकर फिर से काम तो शुरू हो ही गया है। अच्छा, महबूब भाई घाचे पूछ रहे हैं कि कम्युनिटी माइक्रो फाइनेंस स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? देखिए, माइक्रो फाइनेंस को स्टार्ट के काफी मॉडल ऑलरेडी अवेलेबल हैं, तो हमको कुछ करना नहीं चाहिए कि उन लोगों से, जैसे मैं बात कर रहा हूँ, हमारे बिलाल सेठ साहब हैं जो हमारे दोस्त हैं, और बहुत लोग हमको जानते भी हैं जो हिम्मतनगर में, तो वो मोड़ासा में उन्होंने मुझे बताया था, और उन्होंने पूरा भेजा कि एक कोई माइक्रो फाइनेंस की क्रेडिट सोसाइटी चला रहे हैं और बहुत सक्सेसफुल है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ कि उन्होंने यूं बताया कि ऑलमोस्ट, क्योंकि आमतौर पर हमारी जितनी भी क्रेडिट सोसाइटीज हमारे कम्युनिटी में होती है माइक्रो फाइनेंस में, उसमें रिकवरी रेट बहुत पुअर होता है, तो और उसीलिए लोग फिर हिम्मत छोड़ देते हैं। लेकिन वो बता रहे थे कि 80 से 90% रिकवरी रेट है उनका माशाल्लाह, तो वो बहुत सक्सेसफुल मॉडल है। और ऐसे साउथ इंडिया में भी काफी लोग माइक्रो फाइनेंसिंग, तो जो लोग ऑलरेडी सक्सेसफुली कर रहे हैं हम उनसे मिलें, उनसे बात करें और अपने अपने वहाँ उसको शुरू कर दें, कोई मुश्किल चीज नहीं है। So I think it was wonderful, Uwais bhai, having you with us today morning, and I think it was fantastic session. I think everyone learned a lot. I think I am very thankful to Naeem, Muzammil, and Daniel for helping me setting up everything. And thank you so much for your time. उसके अलावा मैं आपको जाने से पहले एक लोगों से मैं कहना चाहता हूँ कि देखो, कोई भी किसी भी किस्म का किसी के पास कोई इश्यू हो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं ही सलाह दे सकता हूँ, लेकिन मेरे पास एक पूल है लोगों का, रिसोर्सफुल लोगों का, कि जो गाइड करते हैं। और माशाल्लाह अल्लाह के भरोसे पे मैं पूरी दुनिया में घूमता हूँ, तो ऐसे लोगों से मेरा आदत है। जैसे मैं कनाडा पिछले साल गया तो अक्सर स्कूलों में गया, बहुत सारे मोटिवेशनल लोग काम करते हैं, बहुत सारे, तो मेरे उनसे ताल्लुक आते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे पता है कि कोई आदमी आता है कोई प्रॉब्लम लेकर, तो अगर मैं उसको सॉल्यूशन दे सकता हूँ तो मैं देता हूँ, और अगर मेरे पास सॉल्यूशन नहीं होता तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह पूरी दुनिया भर के लोगों के ऐसे डेटा मेरे माइंड में है कि मैं उनको कनेक्ट करवा सकता हूँ। और मैंने काफी लोगों को कनेक्ट करवाया है कि भाई ये फलां मसले में आपको ये फलां शख्स, और मेरा नाम लेना, मेरे नाम से आप उनके पास जाना,
अगर उनकी कोई प्रोफेशनल फीस होगी तो बता देंगे, अगर फ्री वाले हैं तो बहुत सारे फ्री वाले भी हैं। तो माशाल्लाह मैरिज काउंसलिंग भी मैं करता हूँ, बिजनेस काउंसलिंग भी करता हूँ, पर्सनल काउंसलिंग भी करता हूँ। अब तो साइकाट्रिस्ट लाई के प्रॉब्लम्स भी अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ साइकाट्रिस्ट डॉक्टर्स अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे मुझे मिले हैं कि जो बड़े अल्लाह वास्ते काम, और आज के ज़माने में काफ़ी मेंटल हेल्थ रिलेटेड इश्यूज हैं। तो माशाल्लाह, तो किसी को भी, और मेरे पास अभी टाइम ही टाइम है, तो अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो, और मेरी ऑफिस में अपॉइंटमेंट की भी ज़रूरत नहीं है, आप बस मुझे फ़ोन कर दो, आ सकते हो, बात कर सकते हो। तो एनीबडी वांट्स टू नो एनीथिंग, बात करनी है, मैं अगर कर सकता हूँ मदद, खुद कर सकता हूँ, मतलब सलाह दे सकता हूँ या काउंसलिंग करता हूँ, ठीक है। अगर मैं नहीं कर सकता तो एटलीस्ट मैं इतना गाइड कर सकता हूँ कौन आपकी मदद कर सकता है, इंशाल्लाह। इरशाद का बहुत बड़ा सवाल है, आई थिंक बहुत लंबा है। लास्ट इरशाद, तुम अभी तक सो रहे थे, हम जब रैप अप कर रहे तब तुम क्वेश्चन पूछ रहे हो, पर लेकिन मैं ले लेता हूँ। इरशाद का सवाल है कि माय क्वेश्चन इज द आइडिया ऑफ सेल्फ मेड मैन who attain the success through education, hard work, sheer willpower is a myth, because he says कि जब era of industrial revolution में new inventions are making people rich and famous quickly. So आपका क्या इसमें है कि whether the education willpower और वो self made person is a myth? एजुकेशन कैन नेवर बी अ मिथ। हमारा प्रॉब्लम क्या है कि हम एजुकेशन किसको समझते हैं, वो है। देखिए, मेरे नजदीक किसी सब्जेक्ट को लर्न करना एजुकेशन नहीं है, ये गलत फहमी में से हम निकल जाए। एजुकेशन समझदार बनाने का नाम है, और एजुकेशनिस्ट मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में है। आपने सब्जेक्ट नहीं सिखाए, इंसानियत का एक इंसान को कैसा इंसान होना चाहिए उस पर एडुकेट किया है। तो एजुकेशन इज नेवर अ मिथ। तो सेल्फ मेड बनने के लिए एजुकेशन का मतलब विजडम। देखिए, एक हम लोग आजकल इंटेलिजेंस की बात ज्यादा करते हैं, इंटेलिजेंट लोगों की बातें करते हैं, हम समझदार लोगों की बात नहीं करते। मैंने बहुत सारे इंटेलिजेंट ना समझदार देखे हैं और नॉन इंटेलिजेंट समझदार देखे हैं, और कामयाब सिर्फ समझदार लोगों को होते हुए देखा है, चाहे उसके पास इंटेलिजेंट है चाहे नहीं। तो अगर समझदारी से जिंदगी गुजारोगे तो आपकी कामयाबी को कोई रोक नहीं सकता। और अगर आप इंटेलिजेंस के भरोसे पर अगर कामयाब होना चाहते हो तो इंटेलिजेंस के साथ एरोगेंस भी आता है, एटीट्यूड भी आता है, ओवर कॉन्फिडेंस भी आता है, और बहुत सारी नेगेटिविटीज आती है, और उसका कंट्रोल सिर्फ विजडम कर सकती है, समझदारी कर सकती है। So with that note, I think thank you so much, Uwais Bhai, for your wonderful session and your insight. It was always wonderful listening to you. And thank you so much, everyone who participated. And Jazakallah Kul Khair for participating in good number. And thank you so much, Asrar Bhai and others, to ask very interesting questions. Jazakallah Kul Khair. Again, thank you so much, Daniel, Muzammil, and Naeem for coordinating the event. Thank you so much. Jazakallah. And next week we are going to have Mr. Sayum Khan, our chartered accountant friend. He is going to talk about the opportunities in Islamic finance in India and Sharia finance in India. So I think it would be a very interesting conversation, because what Uwais Bhai talked about now, I think how that with all the government constraints and issues and challenges, how we can actually see the options of Islamic finance and opportunities in the Islamic finance. Thank you. अच्छा भाई, कमेंट्स करके या मेरे को रिव्यू तो देना सब, और नेगेटिव रिव्यू भी पूरा एक्सेप्टेबल है मुझे, बल्कि वो ज्यादा अच्छा है मेरे लिए। So thank you so much, everyone. Please give your feedback and suggestion. Adil bhai, you wanted to say something? Nice session, and keep doing the good work. And mashallah, we need one more session with Uwais bhai. Yeah, sure. Thank you so much. Jazakallah. Some of the unfinished talk has to be finished. So many things were left unfinished. That will take offline. Thank you so much. Really appreciate. Thanks. Chalo. Okay, bhai. Chalo. Assalamualaikum. बहुत मजा आया सर अवेश भाई, इनफैक्ट वेरी गुड। आपको सुनने तो ऐसे ही मजा आता है। इनफैक्ट हमें तो महाकाली भी कम हुई थी, बट इनफैक्ट इट वाज अ लर्निंग प्रोसेस। नहीं, चलिए, आप जब भी आप कभी भी आ सकते हो, इंशाल्लाह बैठ सकते हैं। उवैस साहब का मोबाइल नंबर मिल सकता है क्या, उवैस भाई का? 9825319544। उवैस भाई के पास कई लोग ऐसे हैं जो उनके काम डेलीगेट हो जाते हैं। I am one of them. True.
चलो we need to चलो थैंक यू वेरी मच उवैस भाई, हम मिलते हैं जरूर इंशाल्लाह। चलिए, हाँ, अस्सलाम वालेकुम।